चलिए, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा है पर्यावरण का पहला टेस्ट, है ना? पर्यावरण का टेस्ट को प्रयास किए हैं कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेट किया जाए। क्यों? देखिए, साइंस, इसके अलावा इन्वायरमेंट और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अंग्रेजी जानिएगा तो आप थोड़ा-सा फ़ायदे में रहिएगा। अगर पूरा हिंदी के चक्कर में रहिएगा तो एग्ज़ाम में जानते हुए भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो थोड़ा-थोड़ा अंग्रेजी जानने का प्रयास करना है। अच्छा, वीडियो देखे होंगे तो उसमें अंग्रेजी टर्म यूज़ किया गया है तो समझ में नहीं आया होगा? आया ना कि नहीं आया जी? आया ना? जैसे ड्राइवर बोलते हैं ना, ड्राइवर साहब है, और ड्राइवर साहब अंग्रेजी टर्म है लेकिन समझ में आता है। ऐसे भी यहाँ पर भी समझ में आएगा, लेकिन नया जो वर्ड मिलेगा एक बार में नहीं आएगा, लेकिन 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है? चलिए, एक और आप सभी का डिमांड था फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को लेकर के, ठीक ना? तभी तो जितना टाइम अलाउ कर रहा है उसी में एक दिन क्या कर रहे हैं कि फुल एंड टेस्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी दरवा का फॉर्म आएगा तो फिर आगे शुरू किया जाएगा, और मतलब बोल सकते हैं कि बड़ा पैमाना पर, है ना? अभी देखिए क्या है कि आपको प्रत्येक शुक्रवार को 5 बजे से क्या रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। जिस तरह से दरवा का आपका सिलेबस है, जो भी पैटर्न आपका चल रहा है, इसमें कुछ अंग्रेजी से भी क्वेश्चन रहता है, कुछ आपको हिंदी से भी रह रहा है, ठीक ना? तो जो भी जिस तरह का पैटर्न बिहार दरवा का चल रहा है, मतलब पूरा जो 100 नंबर का होता है ना, 100 क्वेश्चन का, उस तरह से सेट किया जाएगा। और प्रत्येक शुक्रवार को 5 बजे से, कितना बजे बाबू? 5 बजे से क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन चलेगा 10 सिलेक्शन रू एप्लीकेशन पर, ऑफलाइन बाजार समिति मेन गेट के पूरब पटना, ठीक ना? और शुरू की तारीख से होगा 21 फरवरी से। अभी डेली वाला नहीं है फुल एंड टेस्ट सीरीज, अभी क्या है, सिर्फ वीकली है। प्रत्येक शुक्रवार को होगा, आपको बोल सकते हैं 5 बजे से, ठीक ना? चलिए, बाकी क्या इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ नंबर है, अपना कॉल करके बात कर लीजिएगा, ठीक ना? या ऑफिस में मिल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या दोस्त? हाँ, उसी में इसका आपको अलग से फी देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यही टाइमिंग है। 2 को आप दीजिएगा उस तरह से, एगो फुल एंड टेस्ट दीजिएगा। समझ में रहा ना? इसका क्या वो? नहीं, नहीं, नहीं। जैसे 2 दिन चल रहा है ना, उसी में एगो आपको फुल लेंथ देना है। अरे पहले अभी सुनो तो, पहले करवा रहे हैं, पहले करके देखिए। हम अपना टाइमवा देखेंगे ना, खाली आप ही का टाइमवा देखे से हमारा जरा ना चलेगा जी। इतना चल गया है बाबू, नहीं कमाएंगे तो कहाँ से किराया आएगा? नहीं समझे? तो हम कुछ और कमा करेंगे तब ना होगा, बात समझिएगा। तभी हमको जितना टाइम अलाउ कर रहा है ना, उसमें एगो अभी बीच में करवा रहे हैं, इसका अलग से आप लोग फी नहीं लेंगे। समझ में रहा ना? बाकी अब धीरे धीरे बोलिएगा, उस तरह से करेंगे। अभी फिलहाल क्या होगा, 2 को आपको ही रहेगा, एगो क्या रहेगा, आपका वो रहेगा। इससे अलग फीस आपको नहीं लगेगा। बाहरी बच्चे आएंगे, उनको कुछ फोटोकॉपी का फी लेकर हो जाएगा, ठीक है ना? आइए, बाकी आपका जो भी सजेशन रहेगा ऑफिस में बता दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपका सजेशन को नहीं मानेंगे, ठीक ना? चलिए, पहला प्रश्न है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन शैल चिकित्सा पर एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट इंडियन बुक ऑन सर्जरी? शैल चिकित्सा, चीर फाड़ वाला होता है ना, उसको शैल चिकित्सा कहा जाता है। तो चीर फाड़ पर या शैल चिकित्सा पर जो पहला पुस्तक है वो है सुश्रुत संहिता। क्या है? सुश्रुत संहिता। क्या हो जाएगा आपको? सुश्रुत संहिता। अगर न भी पता रहता, मान लेते हैं, तब क्या करते, आपको बनाना कैसे था कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है लिखा गया क्या, वो चाणक्य द्वारा। और चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त है या कौटिल्य है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, बाद में उनका बनते हैं प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत नहीं। और ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। और ये अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है। इसका मुख्य संबंध क्या है? राजनीति एवं प्रशासन से। राजनीति एवं प्रशासन से। साथ ही क्या है, इसमें विदेशी संबंध के बारे में भी चर्चा किया गया है। ऐसा है ना कि इकोनॉमिक्स का चर्चा नहीं किया गया हो, किया गया होगा, लेकिन एक जैसे मान ले कि बाबू आप लोग हम जीके जिस पढ़ाते हैं, तो क्या हम मैथ नहीं जानते होंगे? थोड़ा बहुत जानते होंगे, है ना? तो लेकिन हमको आप जानते किस लिए हैं? जीके जी इसके लिए। ऐसे यहाँ पर क्या है, किसी में इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा बहुत चर्चा था, टैक्सेशन के बारे में चर्चा था, लेकिन इसका असली बाबू बोल सकते हैं क्या है, इसका मुख्य विषय क्या है, राजा वो कैसे शासन प्रशासन करना चाहिए। तो राजनीति एवं प्रशासन से। नहीं तो आपका आंसर होगा नहीं, सर्जरी पर है नहीं। अब आते हैं चरक संहिता। चरक संहिता क्या बाबू? चरक कौन लिखे हैं? चरक लिखे हैं। और ये क्या है? मेडिसिन पर। क्या वो? मेडिसिन पर। देखिए, मेडिसिन पर भारत का ये सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है। मेडिसिन पर क्या है, भारत का सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है। और चरक कहते हैं फादर ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेद।
चरक क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन या आयुर्वेद कहा जाता है। हो गया, आगे चलिएगा। मनु और स्मृति जानते हैं क्या? जिस तरह से आज भारत का शासन भारतीय संविधान के अनुसार होता है, उसी तरह से बाबू क्या है कि पहले जब संविधान नहीं बना था, तो धर्म के अनुसार शासन होता था। और उसी में एक बोल सकते हैं कि ग्रंथ था जिसका नाम क्या था? मनु और स्मृति। इसको ऋषि मनु ने लिखा था, ठीक है ना? इसीलिए मनु और स्मृति क्या है, बोल सकते हैं कि शासन प्रशासन के ऊपर क्या एक किताब था। और प्लस क्या, आज जो भारत का शासन चलता है क्या? संविधान, जिसको लिखे हैं भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। तो ये भी आपका नहीं होगा बाबू। अब बचिए कौन? सुश्रुत संहिता। देखिए, अब इसमें हो सकता था कंफ्यूजन, इतना तो आपका आंसर होता नहीं। अब बजरंगबली के नाम लेके बना लेते जो नहीं समझ में आता कुछ तो, है ना? ऐसे आपका आंसर कौन है? सुश्रुत संहिता है, सर्जरी पर। अब सुनिए, सर्जरी के पिता बोलेगा तो कौन है? ऋषि सुश्रुत। क्या वो ऋषि सुश्रुत? सर्जरी का पिता कौन? ऋषि सुश्रुत। और वही मेडिसिन का बोलेगा या आयुर्वेद का बोलेगा तो कौन हो जाएगा? चरक हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सही आपको नहीं है? अब आइए, फादर ऑफ आयुर्वेद या आयुर्वेदिक मेडिसिन इज कौन है? चरक। अभी कुछ देर पहले बोले, ये आपको सही है। इंडिया ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम क्या है? चरक संहिता। मतलब इंडिया में बोल सकते हैं कि मेडिसिन के ऊपर सबसे ओल्डेस्ट जो सिस्टम चल रहा है, क्या चला है? चरक संहिता। सही है। ओल्डेस्ट इंडियन बुक ऑन सर्जरी, सर्जरी के ऊपर इंडिया का 17वां संहिता। वही क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए आगे चलिए। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज इक्वल टू टोन। नहीं, देखिए जल्दी से यहाँ रिकैप करवाते हैं, हालांकि सब वीडियो में बताया गया, लेकिन थोड़ा सा जल्दी रिकैप करवाते हैं। क्या बाबू बोले? एक होता है क्या? इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट टर्म होता है। एक क्या होता है? इकोसिस्टम, इको सिस्टम होता है। एक क्या होता है? इको टोन होता है। एक होता है इकोलॉजी, इकोलॉजी होता है। एक होता है इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। एक होता है इकोलॉजिकल निशे, इकोलॉजिकल निशे होता है। एक होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब सुनिएगा दोस्तों, जब भी इसमें से कोई ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपको इस सब के ऊपर ध्यान जाना चाहिए। एक बार दोबारा आपको रिकैप करना जरूरी है। तो सुनिए क्या होता है? इकोलॉजी क्या होता है? कोई जीव है, अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अलग अलग चीजों के साथ संबंध स्थापित करेगा। जैसे यहाँ बकरी है, बकरी क्या करेगा? खाने के लिए घास चाहिए, है ना? पीने के लिए पानी चाहिए, है ना? पार्टनर चाहिए। तो मतलब कि अलग अलग चीज से संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक ना? तो जो संबंध स्थापित कर रहा है कि जीव का अपने अगल बगल के साथ जो संबंध रहेगा, इन्वायरमेंट के साथ संबंध रहेगा, उसी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। तो यहाँ पर जहाँ स्टडी शब्द आएगा कि कोई जीव का अपने पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? दोनों लगभग ही है। कोई जीव के चारों तरफ जो आवरण है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। कोई जीव के चारों तरफ जो आवरण होता है, उसे क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में 2 तरह का कंपोनेंट दिखाई देगा, एक जिंदा, एक मरा हुआ। आदमी है, बकरी है, पौधा है, ये सब क्या है? जिंदा कंपोनेंट है। इसको बोलते हैं लिविंग कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। एक क्या होता है? आपको मरा हुआ कंपोनेंट। कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, कैमरा हो गया, ये सब क्या हो गया? नॉन लिविंग कंपोनेंट। हवा हो गया, पानी हो गया, क्या हो गया? नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया। आपको इन्वायरमेंट भी आपको समझ में आ गया। इकोसिस्टम क्या होता है? कोई इन्वायरमेंट के अंदर बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल क्या हो गया? एक तालाब है, ये क्या आपको? नदी है, ये क्या बोल सकते हैं? आपका ओशियन है, ठीक ना? मतलब कि अलग-अलग जो सिस्टम है, जो कुछ ना कुछ का स्ट्रक्चर है। जैसे ही कोचिंग की बात करते हैं, कोचिंग में एक ऑफिस है, ऑफिस का स्ट्रक्चर अलग है, उसका काम अलग है, क्लासरूम का काम अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, नहीं? तो ये क्या हो गया? अलग-अलग जो दिखाई दे रहा है, बाथरूम अलग है, उसका काम अलग है, तो क्या हो गया? इकोसिस्टम। क्या हो गया? इकोसिस्टम हो गया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इसी डिफिनेशन को क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? आगे क्या बोलिए? इकोटोन, जहां पर 2 इकोसिस्टम मिलता है, उसे बोलते हैं इकोटोन। एग्जांपल के लिए कि बाबू इधर से नदी आया, इधर समुद्र आया, यहाँ क्या हो गया? सुंदरबन डेल्टा पे दोनों मिल गया। तो मैंग्रोव भी क्या हो गया? एक तरह का इकोटोन हो गया। इकोटोन, टोन टोन टन टन, 2 को टन आया, क्या हो गया? इकोटोन हो गया। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं पर्यावरणीय संतुलन। जो नेचर है, जो पर्यावरण है, इसमें से देखिए कोई बहुत यहाँ के प्रदूषण काफी ज्यादा होने लगेगा, तो बैलेंस में रहेगा। कोई जीव बहुत ज्यादा हो गया, कोई जीव बहुत कम हो गया,
बैलेंस रहेगा नहीं, यही क्या होगा इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब सब जीव की संख्या इस अनुपात में होना चाहिए कि हाँ बोल सकते हैं कि बैलेंस बना करके रहा जा सकता है। अब आते हैं इकोलॉजिकल निश क्या होता है। निश नहीं बोलते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो बनावे का मन है लेकिन समझे नहीं रहे, कॉमेडी में बनाए हैं कि मारा पीटे में गाड़ी घर पोल में, नहीं समझे, कि खाना बनावे में अलग अलग, वही क्या हो गया निश, क्या हो गया निश, माने कोई एक आपका स्पेशल, जैसे जो काम कॉमेडी के कपिल शर्मा कर रहे हैं वो काम नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। हालांकि आज के समय में उल्टा हो गया, जो काम पॉलिटिशियन ने करना चाहिए राजनीतिक नेता को, वो काम करता है कौन कॉमेडियन। कॉमेडियन को जो काम करना चाहिए वो करता है कौन, नेता, नहीं समझे। मैंने कॉमेडियन कहने का मतलब कि हंसी के नाम पर कुछ बोल रहा है नहीं। अब बाकी नेता क्या है कि लोग को समझाने के अलावा सब चीज कर, मतलब सही दिशा देने के अलावा सब चीज कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पढ़ते हैं, नीस क्या हो गया, ईच स्पेसीज हैज यूनिक फंक्शनल रोल इन नेचर। प्रत्येक का क्या होता है, नेचर में एक स्पेसिफिक रोल होता है, जो काम बकरी करेगा वो काम बाघ नहीं करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निश कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, एक जीव के बाद जो दूसरा जीव आता है, मान हमारे बाद कौन आएगा, हमारे बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता पर पोता, छर पोता, और ऐसे करके पोता भी तो रहेगा नहीं। वो क्या हो गया सक्सेशन। इन्वायरमेंट की भाषा में क्या होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन, समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन फास्टर रेट से होता है, समझिएगा। जैसे क्या होता है कि आप कोई एरिया में जमीन लिए, तो जमीन लेते हैं तो क्या होता है कि वहां पर कुछ उपज उपज नहीं होता है, या कोई जमीन लिया आपको घर बनाना है, लेकिन वहां कोई घर नहीं बनाता, डर आप बनाइएगा जी, ये कोई रात को लूट के भाग जाएगा। लेकिन ये कोई घर बनाया हिम्मत करके, तो देखा देखिए देखिए 3-4 साल के अंदर में ढेर सारे घर बन जाता है। लेकिन आपको घर बनाने में ज्यादा समय लगा कि नहीं लगा। ऐसी बाबू क्या है कि जो पृथ्वी की जब शुरुआत हुआ था, तो शुरू में जीव बहुत धीरे धीरे आया होगा, और उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा प्रोडक्टिविटी वहां पर पैदा हो गया कि फिर बहुत फास्ट रेट से आना शुरू हो गया। प्राइमरी सेक्शन क्या होगा आपको धीरे धीरे, और सेकेंडरी क्या होगा आपको, उन्होंने जो पहला क्या बोले कि जो आप शुरुआत में जो जीव आएगा धरती पर ना, वो हो गया प्राइमरी सक्सेशन में, और जो बाद में आएगा क्या हो जाएगा सेकेंडरी में आ जाएगा। प्राइमरी सक्सेशन फास्ट होगा कि सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी में क्या होगा कि वहां पर रहने लायक स्थिति नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, इतना पता होना चाहिए। अब सुनिए, ये आशा मत रखिएगा कि हर एक पॉइंट को हम पूरा डिटेल से समझा पाएंगे। पूरा डिटेल समझाने के लिए आपको पूरा ऑलरेडी वीडियो हमें दे चुके हैं। यहाँ पर क्या कुछ बच्चा नया रहते देखते ऐसे कैले रहते हैं, तो इसके चलते बताए पड़ता है सब चीज, नहीं तो ऑलरेडी वीडियो में क्या हम सब आपको बतैले हैं, अलग अलग कहानी बना के बताए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आइए बाबू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर इज इक्वल इको टोन, नहीं, इको सिस्टम, क्या हो जाएगा, इको सिस्टम हो जाएगा, इको सिस्टम हो जाएगा। सेंसर है बाबू, तो गलती कौन है दोस्त, यही गलती है। आइए, पर्यावरण के जैविक घटक में कौन शामिल है। क्या बोले कि पर्यावरण में दो तरह घटक है, एक जैविक जिसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ये बायोटिक जिसमें जान नहीं हो, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, है ना, कोई जीव हो गया, ये सब क्या हो जैविक घटक हो गया। हवा हो गया, पानी हो गया, है ना, लकड़ी, पौधा देखिए जैविक में आ जाएगा, लकड़ी मतलब मरा हुआ हो जाएगा अजैविक में। तो अब आइए बताओ बाबू, भूमि, इसमें जान है नहीं, ये हो गया अजैविक, ये अंग्रेजी में ए बायोटिक कंपोनेंट। वायु, इसमें जान है नहीं, ये भी हो गया ए बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक हो गया। पौधा, इसमें जान है, ये क्या हो गया जैविक कंपोनेंट। तो बोलता है कौन जैविक घटक में शामिल है, कौन जो है आपका बाबू बायोटिक कंपोनेंट है, पौधा क्या हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा ए बायोटिक कंपोनेंट। इस टॉपिक से आपका बिहार द्वारा में क्वेश्चन पूछा, इसलिए डाल दिए हैं। अब आइए, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र नहीं है, विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जानते हैं, एक छोटा बूंद से लेकर बड़ा तालाब हो सकता है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या होता है ओशियन, क्या होता है आपको ओशियन। बाकी इसका भी इसका भी एक देखिए स्ट्रक्चर है, इसका भी एक फंक्शन है नहीं, ये भी क्या हो गया आपका, एक क्या हो गया इकोसिस्टम हो गया नहीं, लेकिन तालाब भी क्या हो गया आपको इकोसिस्टम हो गया। क्या बोलता है कि कौन, अच्छा ये नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल मतलब क्या है कि जो भगवान बनले हैं, इसको तो आदमी ने बनाया है जी। लेकिन बात करते हैं, समझिएगा, ओशियन आप बनाए हैं, नदियां बनाए हैं, नहीं ना, तो ओशियन नदी सब क्या हो गया आपको नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। लेकिन बाबू कुआं, कुआं तो आप बनाते हैं, तालाब भी जनरली हम लोग बनाते हैं नहीं, धान खेत हम लोग बनाते हैं, अरे धान रोपते हैं तो हम लोग बनाबे नहीं कर रहे हैं जी, जो आप बना रहे हैं वो क्या हो गया
आर्टिफिशियल हो गया। और जो जंगल है, अपने आप जंगल है, वो क्या हो गया? अब बगीचा 2 तरह के हो सकते हैं, वो क्या है कि भाई अपने से लगल है, क्या हो गया? नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। एगो क्या है कि अपना भाई छत पर होता है जी, गेड़ के लगेले हैं फूल-पौधा, या कहीं बगीचा है, बगीचा में क्या लगेले हैं, नहीं समझे? ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। तो बोलिए, कौन नेचुरल नहीं है? बोलिए, रेगिस्तान आप बनाए, भगवाने बनेले हैं रेगिस्तान, वन भी जंगल भी भगवाने बनेले हैं, नदी भगवाने, लेकिन एक्वेरियम देखिएगा, जाइएगा ना, जो खरखां रहेगा ना, माने थोड़ा-सा पैसा कौड़ी वाला, वो एगो अपना घर में मछली घर रखले रहेगा। तो वो उ अपने बनल था कि बनाया है? बनाया ना है। ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल हो गया। कौन नेचुरल नहीं है? तो ये आपका नेचुरल नहीं है, क्या आपको आर्टिफिशियल है। आपका दरोगा के एग्जाम पूछा गया था, धान का खेत दिले था। धान का खेत क्या है? नेचुरल क्या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। लेकिन नॉर्मल ऐसे खेत है अपना ऐसे ही रहता, वो क्या हो गया? वो नेचुरल हो गया। चलिए, अब आइए बाबू बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड डेट्रीवोरस। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अपरदनभक्षी है? अपरदभक्षी भी कहा जाता है। समझिए क्या होता है? जैसे जानते हैं क्या होता है दोस्त? एक होता है क्या? प्रोड्यूसर। क्या होता है आपको? प्रोड्यूसर। जिसको उत्पादक क्या होता है? उत्पादक बोलते हैं। और क्या होता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर। इसको बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कहा जाता है। देखिए दोस्त, जो हरा पेड़ पौधा होता है, जो अपना भोजन खुद से बनाता है, उसे उत्पादक कहा जाता है। और यह सब क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जितना हरा पेड़ पौधा होता है, सब होता है। इसको बोलते हैं भोजन जो ये खुद से बनाता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स इसको कहा जाता है, या इसको हिंदी बोलते हैं स्वपोषी। अब बाकी इसको कौन खाया? बकरी खा गया, है ना? बकरी कौन खा गया? शेर खा गया। कुत्ता खिला देते हैं, कुत्ता कौन खा गया? शेर खा गया। ये सब क्या है? कंज्यूमर ही है। ये सब क्या है? खाने वाला, जो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब क्या हो गया? कंज्यूमर हो गया। लेकिन कंज्यूमर भी कई प्रकार का आपको दिखाई देगा। एक कंज्यूमर क्या है बाबू? जो सिर्फ साग सब्जी खाता है, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। शाकाहारी। एक होता है कोची कार्निवोरस। कार्निवोरस बोलते हैं मांसाहारी। मांसाहारी। एक होता है कि सब कुछो चल सकल है ना? वो क्या हो गया? सर्वाहारी। सर्वाहारी हो गया। तो ये सब क्या? इसको बोलते हैं कोची ओमनीवोरस। ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक ना? अब देखिएगा, ये हो गया कोची प्रोड्यूसर, ये सब कंज्यूमर है। लेकिन जो पहला वर्ग है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा वर्ग सेकेंडरी, ये क्या हो गया? टर्शियरी। कोई दिक्कत नहीं, ये पूछता है, सीरीज दे देगा कोई के, आप पूछे कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी क्या हो गया आपको? टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। तो अब ये सब क्या है? आपको बोल सकते हैं कंज्यूमर, ये सब क्या है? कंज्यूमर है। लेकिन देखिए, जो प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है, जो पहला बार खाता है, ये हमेशा क्या होता है? शाकाहारी होता है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? हमेशा शाकाहारी होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था बाबू? हाँ, अब देखिएगा, अब मान लेते हैं बाबू क्या होगा? ये सब मरेगा। अरे लास्ट में है ना कि मिट्टी से आया था, मिट्टी में मिल जाएगा। कोई जीव क्या हो गया? मर गया। मरने के बाद उसको क्या कहेगा? तोड़ने आएगा। कोई क्या करेगा? तोड़ने आएगा। उसको बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं? अपघटक। उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर बोलते हैं। डिकम्पोजर। इसी को बोलते हैं डेट्रीवोरस। क्या बोलते हैं? डेट्रीवोरस बोलते हैं। ठीक ना? क्योंकि यह क्या करता है? आपको तोड़ता है। और इसको डिकम्पोजर बोलते हैं। तो कब बोलेगा डिकम्पोजर में कौन-कौन आता है? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा चुका है। डिकम्पोजर में क्या आता है? वो कवक। कवक बोलते हैं फंगी, फंगस बोलते हैं। एक आता है क्या आपका? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। जीवाणु। बैक्टीरिया। अब ध्यान रखिएगा, इसमें वायरस जो होता है, ये बाबू डिकम्पोजर में आपको नहीं आता है। समझ में आ गया? तो ये क्या करता है? ये मरा जीव-जंतु को खा रहा है ना? तो इसका मतलब साफ-सफाई भी कर रहा है। तो इसको स्कैवेंजर भी बोल सकते हैं। गिद्ध को भी स्कैवेंजर बोलते हैं, क्योंकि वो भी साफ-सफाई करता है। फिर रिसाइकिल का भी काम कर रहा है, फिर से दोबारा उसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको रिसाइक्लर भी कहा जाता है। केचुआ वगैरह भी बोल सकते हैं। केचुआ भी अपघटक में आ जाएगा, जीवाणु भी आ जाएगा, कवक भी आ जाएगा, वायरस आपका नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब एक ये भी क्वेश्चन पूछेगा, जो फूड चेन की बात करते हैं, कौन किसको खा रहा है? एक होता है बाबू क्या? धरती पर, एक होता है कहाँ? समुद्र में, एक कहाँ होता है आपको? मरा हुआ। मरा हुआ में फूड चेन कहाँ शुरू होता है? मरा हुआ में कहाँ से? यहाँ से, मृत से शुरू होगा। पेड़ पौधा में कहाँ? प्रोड्यूसर शुरू होगा। कौन चीज? बोल सकते हैं पेड़ से, पौधा से। अब पानी के अंदर किससे बाबू? पानी के अंदर क्या होता है? समझिएगा, एक होता है
फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन होता है, प्लैंक्टन होता है। एक होता है क्या? जू प्लैंक्टन। देखिए, अरे एक तरह क्या होता है, एल्गी होता है। सवाल क्या होता है आपको? सवाल ये क्वेश्चन पूछेगा कि पानी के अंदर जो होता है फूड चेन कहाँ शुरू होता है? तो किससे? फाइटोप्लैंक्टन से। भुलाइएगा तो पौधा धरती पर शुरू होता है। ये प से हो गया ना? फाइटो पौधा, पौधा धरती पर। और माने फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलेगा या जमीन में बोलेगा तो कहाँ शुरू होगा फूड चेन? कहाँ से? पौधा से। और समुद्र में कहाँ से? फाइटोप्लैंक्टन से। अमृत बाबू जो फूड चेन रहेगा उसमें कहाँ से? मरा हुआ चीज से शुरू होगा। आप समझिएगा कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है? एक तरह क्या होता है आपको बोल सकते हैं सवाल क्या है? सवाल है। ये एक तरह क्या हो गया? छोटा-मोटा क्या हो गया? जीव हो गया जिसको क्या करेगा? खाएगा। और इसको फिर खाएगा छोटा मछली और छोटा मछली को खाएगा बड़ा मछली खाएगा। आइए, तो बोलिए इसमें बताइए बाबू कौन डेट्रीवोरस है? डिकम्पोज़र या आप घटक क्या बोलते हैं? डेट्रीवोरस बोलते हैं। बाकी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस आपको समझ में आ गया है? चलिए, अब बोलता है खाद्य श्रृंखला में किस ट्रॉफी स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होता है? देखिए बाबू क्या होता है, जो फूड चेन मान लें कि यहाँ यहाँ क्या हो गया? हरा पौधा, यहाँ क्या हो गया? हरा पौधा हो गया। हरा पौधा कौन खाया आपको? बकरी खा गया या इसको टीडा खा गया। अलग-अलग ले लेते हैं, एक टीडा खा लिया। टीडा कौन खा गया आपको? मेढक। कौन खा गया? मेढक। मेढक हो गया, साँप खा गया और साँप को खा गया शेर। हालाँकि ऐसा कम होता है लेकिन खाता है, ऐसा मान लीजिए, ठीक ना? इसमें ये क्या हो गया आपको? प्रोड्यूसर हो गया। ये क्या हो गया? कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी और फिर क्या हो गया? चतुर्थ कंज्यूमर हो गया। देखिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ पर अगर समझिए कि 1000 एनर्जी है, तो इसका 10% अगला वाला चरण में जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा? 100 जाएगा। फिर अगला में कहाँ जाएगा? 10। अगला में कितना? 1। अगला में कितना? 0.1। इसलिए आप देखते हैं 2-3 मतलब 4 स्तर के बाद क्या होता है? बहुत ही कम होता है कि शेर बाघ खा रहा है, बाघ शेर खा रहा है। समझ में आ रहा ना? तो मतलब है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ हो गया? नीचे लेवल में और सबसे कम कहाँ हो गया? ऊपर लेवल पर। जो अलग-अलग लेयर है ना बाबू, अलग-अलग ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। पहला ट्रॉपिक लेवल, दूसरा ट्रॉपिक लेवल, तीसरा ट्रॉपिक लेवल, चौथा, पाँचवाँ। तो एनर्जी का हम अगर इसको ज्यामितीय पैटर्न दिखाएँगे, तो ऐसा दिखा देंगे बाबू कि यहाँ एनर्जी क्या है आपको? ज़्यादा है। अगला वाला में क्या है? कुछ कम है। अगला वाला में कम है। इसी को ऐसे दिखा सकते हैं बाबू ना? तो ये बाबू इसको ऐसे इसको बोलते हैं क्या कि हमेशा क्या होता है आपको? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। उल्टा नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या आ जाएगा आपको? सीधा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बताइए बाबू क्या बोलता है कि किस ट्रॉपिक स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा का स्तर होता है? बताइएगा। पहले ट्रॉपिक स्तर के उपभोक्ता में नहीं, नहीं। देखिएगा तो किसमें? प्रोड्यूसर में रहेगा ना जी, सबसे अधिक किसमें? प्रोड्यूसर में रहेगा। तो ये तो कंज्यूमर दिले है। अगला देखिए शीर्ष ट्रॉपिक स्तर में, उसमें तो सबसे कम ऊर्जा जाएगा और बोलता है वो प्रोड्यूसर में। तो ऑप्शन के सर क्या सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें? प्रोड्यूसर में और सबसे कम उसमें। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक प्रोग्राम पूछा गया सबसे अधिक संख्या किसका होता है? कीट पतंग जानते हैं ना, इसका संख्या सबसे अधिक होता है। इंसेक्ट की संख्या सबसे अधिक है। तो इस फूड चेन में देखिएगा तो आपको पूछेगा कि डिकम्पोजर का संख्या क्या होता है? सबसे अधिक होता है। पूछेगा एनर्जी बाबू प्रोड्यूसर के बारे में बोले, लेकिन संख्या पूछेगा नंबर तक इसका डिकम्पोजर जो होता है कीड़ा मकोड़ा, उसका संख्या दुनिया में क्या सबसे अधिक? बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा के बारे में हम लोग जानते भी नहीं है। चलिए, ना सुनते हैं कभी सांप का खोज हुआ है? सांप है लेकिन हम लोग जानते नहीं है। नहीं सुनते कभी मेढक खोज हुआ है? वो है लेकिन हम लोग जानते नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, निम्नलिखित में से कौन तृतीय उपभोक्ता है? बोलता है कौन जो है आपको तीसरा लेवल पर क्या है आपको उपभोक्ता है? तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर हम इसमें अगर देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि मान लेते हैं क्या हो घास क्या हो गया आपको? घास। ये क्या हो गया आपको? घास। अच्छा घास को कौन इसमें खा सकता है? कीड़ा खा सकता है। घास को कौन आपको तरीके से घास घास को कौन खा सकता है? कीड़ा। अच्छा टीड़ा को कौन खा सकता? टीड़ा को सांप भी खा सकता है। टीड़ा को सांप भी खा सकता है। लेकिन हेकरा में बहुत चूज करना था, में हमको मेढक किसको खिलाना पड़ेगा? मेढक को। तो मान लीजिए इसको खिलाते किसको? मेढक को। मेढक को कौन खा गया? सांप खा गया। समान तौर पर ऐसा होगा, समान तौर पर ऐसा ही होता है। बोलिएगा इसमें ये तो क्या हो गया वो प्राइमरी नहीं, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्रोड्यूसर। आई सब हो गया कंज्यूमर। ये हो गया पहला कंज्यूमर,
दूसरा कंज्यूमर क्या हो गया, तीसरा कंज्यूमर। ऐसा ही कोई पूछ देगा कि बकरी कौची होता था, बकरी तो वो शाकाहारी रहेगा। शाकाहारी हमेशा पहला कंज्यूमर होता है, शाकाहारी हमेशा पहला कंज्यूमर। लेकिन बोल दिया कुत्ता कौची है, आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि कुत्ता बकरी खाया है, कुत्ता शेर खाया है, नहीं समझे? मन हो सकता है घास को कौन खाया, टीडा खाया, टीडा का सांप खा गया, और सांप कई को क्या हो गया, सांप को क्या हो गया, कुत्ता खा गया, और कुत्ता कौन खा गया, शेर खा गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सांप को पहले शेर खाया, बाद में कुत्ता खाया है ना? ज़रूर हो सकता है ना? तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, कंज्यूमर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। आपको देखना कौन किसको खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में कौन तीसरा स्थान पर है, साँप। तो साँप क्या हो जाएगा आपको, टर्शियरी हो जाएगा कंज्यूमर। हो जाएगा बाबू? समझ में आ रहा है बाबू ना? चलिए। नहीं, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट बच्चा जनरली नहीं पढ़ते हैं दरोगा वाला, इसलिए बोल रहे हैं। आजकल पढ़िए बाबू, ज़रूरी है। ये दरोगा की बात नहीं करते हैं, सब एग्ज़ाम में पूछता है एनवायरनमेंट से क्वेश्चन। अब वो ज़माना लत गया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स जो खुद से भोजन बनाता है, उसका मतलब क्या हो गया स्वपोषी, मतलब प्रोड्यूसर, क्या हो गया, प्रोड्यूसर। हेटेरोट्रोफ मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर, क्या हो गया, कंज्यूमर, जो खुद से भोजन नहीं बनाता है। तो बोलता है कि 3 तरह का क्या होता है, हेटेरोट्रोफ्स होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, इसमें से कौन वो आपको नहीं है, तो बोलिएगा। आप जानते हैं इस हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, अब ओमनीवोरस सर्वाहारी, यही ना 3 तरह का होता है। तो यहाँ पर देखिए ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई तो तीनों ग्रुप को बोलते हैं कंज्यूमर, ये तीनों ग्रुप को बोलते हैं कंज्यूमर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ई वाला क्या हो जाएगा, आपको बोल सकते हैं कि हेटेरोट्रोप्स का क्या है, ग्रुप है, बल्कि अलग-अलग प्रकार नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ गया ये दोस्त। इन ए फूड चेन डिकम्पोजर आर एल्सो कॉल्ड, बोलता है कि डिकम्पोजर को क्या कहते हैं। डिकम्पोजर को कि चाहे तो आप घटक बोलेंगे, चाहे रिसाइकलर बोलेंगे, चाहे तो स्कैवेंजर बोलेंगे बाबू। बोलिए, इसको का प्रोड्यूसर बोलेंगे, नहीं, नहीं ना। अच्छा, डिकम्पोजर प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, और वो भोजन के लिए दूसरा चीज पर डिपेंड करता है ना, उसको मृतपोषी बोलते हैं। लेकिन वो दूसरा के ऊपर डिपेंड है, जो दूसरा के ऊपर डिपेंड है उसे वो ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे नहीं, उसे वो हेटेरोट्रोफ्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपोषी, क्या बोलेंगे, परपोषी। तो ये भी किसी में आ जाएगा, कंज्यूमर में ही आ जाता है आप घटक बाबू। चलिए, तो ये होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपको, रिसाइकलर या पुनर्चक्र हो जाएगा। आगे आइए। खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा सही नहीं है, बोलता है कि व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फूड चेन। देखिए फूड चेन मतलब क्या होता है ना, अगर आपको स्पष्ट पता चल रहा है कौन किसको खा रहा है, मतलब ए इसको खाया, घास खाया, घास किसको खाया बाबू, आपको घास को बहुत सारे टीडा खाया, और टीडा कौन खाया, सांप खाया। टीडा को मेढक खिला दीजिए, कहू मेढक खिलाइए, मेढक खिलाइए, सांप खिलाइए, ये को खाली दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं फूड चेन। लेकिन इसी में कुछ और हो सकता है कि हेने बाबू कौन आ गया, बाज आ गया, बाज खा सकता है, एक दूसरे को खा रहा है, पता नहीं चल रहा है। जब कई को फूड चेन मिला दीजिएगा, आपस में इंटरलिंक कर दीजिएगा, तो इसे बोलते हैं फूड वेब। आपका दरोगा में डिफिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरलिंकिंग पैटर्न ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड, मतलब फूड चेन के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। फूड वेब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, उतना ही पर्यावरण के लिए क्या है, अच्छा है। मतलब एक जीव के पास खाने के लिए अलग अलग है, वो क्या है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और अब फूड चेन में समस्या क्या है ना, कि अगर एक जीव को हटा दीजिएगा, सब खत्म हो जाएगा। जैसे साइकिल चल रहा है, साइकिल से कोई बीच वाला हटा दो, वो साइकिल चल पाएगा, नहीं। वैसे यहाँ पर भी चल नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बोलता है, पता है कि फूड चेन के बारे में कौन सही आपको नहीं है। आइए, बोलता है कि एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ट्रॉपिक लेवल, मतलब बोलता है कि खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक घटक जो होता है एक ट्रॉपिक लेवल का निर्माण करता है। अभी कुछ देर पहले ही बताया जी कि एक ट्रॉपिक लेवल ही हो गया, एक ट्रॉपिक लेवल ही हो गया, एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, अलग अलग क्या हो गया, वो ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो इस स्टेटमेंट को सही लग रहा है, आगे चलिएगा। इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। अरे इंटर रिलेशन मतलब क्या हो गया कि अलग अलग फूड चेन को मिला दिए हैं, इसी को इंटरलिंक करना बोलते हैं, ये कर दिए हैं, तो उससे किसका निर्माण, फूड वेब का हुआ है ना। ये भी क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। आगे आइए। ऑल द चेन फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन आर इज टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो, मतलब कहता है
जो चेन है उसको देख करके हम क्या है, एनर्जी फ्लो के दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं कहीं से कहीं एनर्जी फ्लो कर रहा होगा। ये भी पढ़ने में लग रहा है सही, है ना? अगला चलिए, इन फूड चेन एनर्जी लेवल इंक्रीज फ्रॉम लोअर टू टॉप। मतलब इसको रखते हैं लोअर लेवल पर, शुरू में रखते हैं लोअर, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगा ना जी, तो यहाँ बोलता है कि एनर्जी लेवल इंक्रीज फ्रॉम लोअर टू टॉप, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा, सही बात है। अरे अगला चरण में चलिएगा तो एनर्जी लेवल घटेगा ना, तो मतलब कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होता है, घटता है। और एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या होता है, आपको सीधा होता है। यही तो स्टेटमेंट गलत ना हो गया। और आपका बिहार दरगाह में वही क्वेश्चन पूछा गया, उसी को हम अलग अलग सजा दिए हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या होता है आपका, सीधा। एक होता है बायोमास पिरामिड है, एक होता है नंबर पिरामिड। ये सीधा उल्टा दोनों हो सकता है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फूड चेन फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट में फूड चेन किसके निर्माण से बन सकता है, सजाने के लिए। तो इसमें देखना पहले कौन, आपको प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी, इस तरह से चेन देखना है। इसी तरह का चेन दे करके आपका बिहार द्वारा एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आइए, बोलिए, पौधा को मेढक खाएगा जी? अरे हो सकता है, नहीं ना, ये तो आपको नहीं लग रहा है। आगे चलिएगा, पौधा को हिरन खा सकता है, हिरन को शेर खा सकता है, ये आपको सही लग रहा है। आगे देख लीजिएगा, पौधा को खरपतवार खा सकता है, नहीं, ये मतलब गलती है। मतलब इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी, पौधा को हिरन, हिरन कौन खाएगा, आपको शेर खाएगा। ये क्या हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और जल कहाँ से शुरू होगा, फाइटो प्लैंक्टन से शुरू होगा। और जो आपका क्या बोलता है, जो आपको बोल सकता है, मरा हुआ चीज में कहाँ शुरू होगा, मृत से क्या होगा, आपको फूड शुरू होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव को आप घटक जीव के रूप में जाना जाता है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिकम्पोजर। अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि डिकम्पोजर में आपको वायरस या विषाणु नहीं आता है, बल्कि जीवाणु और कवक क्या होता है, डिकम्पोजर में आता है। कौन बोलता है, कौन सही है ना जी, कौन डिकम्पोजर है, बोलिए, क्या वायरस डिकम्पोजर है? नहीं। पहले तो एक काटिए, जहां जहां ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, नहीं। मतलब कि ये वाला आंसर नहीं होता, आंसर क्या हो जाएगा आपको, दो और तीन। मतलब ये हो जाएगा कवक और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, आपको डिकम्पोजर में आता है, विषाणु आपको नहीं आता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, डेट्रियस फूड चेन स्टार्ट विच। बोलता है कि डेट्रियस खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से था। डेट्रियस मतलब होता है जहां, डेट्रीबोरस किसको बोलते हैं, जहां मृत चीज को खाता है। तो ये शुरुआत कहाँ से होगा, कोई मृत चीज से ही शुरू होगा। मतलब बोल सकते हैं क्या, मृत कार्बनिक पदार्थ से क्या होगा, शुरू होगा। किससे होगा, मृत कार्बनिक पदार्थ से क्या होगा, आपको शुरू होगा। बोलता है कि ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर बिलोंग्स टू। समझे क्या है, यहाँ पर दिले है, लिथोस्फेयर मतलब क्या होता है, स्थल मंडल। मतलब क्या है, जहां जमीन है वो क्या हो गया, आपको स्थल मंडल। जमीन को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। अगला क्या, आपको बोलते हैं एटमोस्फेयर। वायु क्या को बोलते हैं, वायुमंडल या एटमोस्फेयर बोलते हैं। और हाइड्रोस्फीयर, जहां जल से बोलते हैं जलमंडल। लेकिन सभी जगह वायुमंडल में भी क्या है, जीवन संभव नहीं है। अरे उधर ऊपर में जीवन संभव है, वो हवा है लेकिन जीवन संभव होगा, लटक कर रहिएगा, नहीं। अच्छा, जल में दम घुस के अंदर रह पाइएगा, नहीं। लेकिन बाबू, जहां जमीन है दम रह पाइएगा सब जगह, सब जगह नहीं रह पाइएगा, पहाड़ पे दम रह जाइएगा, नहीं। लेकिन हमको जीने के लिए जमीन भी चाहिए, वायु भी चाहिए और जल भी चाहिए। तीनों को जब मिला देते हैं ना, और जो ये पार्ट बनता है, इसे क्या बोलते हैं आपको, बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। ये तो पहला चीज हो गया, माने जीवन कहाँ संभव है, बायोस्फीयर में समय। अब बोलता है कि यहाँ पर क्या, ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर कहाँ बिलोंग करता है, सुनिएगा। वायु में देखिए, वायु जानते हैं ना कि जो आपको वायुमंडल है, ये कई लेयर में है। वायुमंडल क्या होता है, कई लेयर में है। नीचे को क्या बोलते हैं आपको, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, हाँ, आयन मंडल बोलते हैं, है ना। उसी में आगे चलेगा तो क्या होता है, पहले तो यहाँ पर क्या हो गया आपको, क्षोभ मंडल। क्या हो गया आपको, क्षोभ मंडल। इसी क्या बोलते हैं आपको, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं बाबू, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। फिर क्या होता है आपको, समताप मंडल, समताप मंडल। इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। फिर क्या हो गया, मध्य मंडल।
इसे बोलते हैं मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर बोलते हैं। अब फिर ऊपर क्या आता है, आयन, क्या आता है आपको, आयन मंडल आता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके ऊपर क्या आता है, बहिर्मंडल। लेकिन आयन मंडल का ऊपरी हिस्सा और फिर बाह्य मंडल के निचले हिस्सा को मिलाते हैं तो क्या बनता है, थर्मोस्फीयर। क्या बनता है, थर्मोस्फीयर। ये सब भूगोल में बताया गया होगा बाबू, ठीक ना। तो ये बोलता है कि सब कहाँ आ रहा है, मतलब चाहे ट्रोपोस्फीयर बोलेगा, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर, ये वायुमंडल का हिस्सा है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपको, ये किसका पार्ट हो जाएगा बाबू आपको, एटमोस्फेयर का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको, सही हो जाएगा। बाकी सब जानते हैं ना कौन मौसम परिवर्तन तो क्या होता है, इसमें मौसम संबंधी परिवर्तन होता है, इसमें क्या होता है, वायुयान वगैरह चलता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, मेसोस्फीयर सबसे ठंडा होता है और सबसे गर्म होता है कौन, थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। लेकिन वो ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर कहाँ आइएगा, इसमें आइएगा। अगर थर्मोस्फीयर रहेगा तो यही बनाना है सबसे गर्म, लेकिन वो नहीं रहेगा तो क्या बनाना है, ये बनाना है, ठीक है ना। आज 0 से लेकर के 640 किलोमीटर के आसपास तक क्या होता है, आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पर वायुमंडल है, बाकी क्या है आपको भैकम या निर्वात है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, कौन, ओशियन या महासागर क्या होता है सबसे बड़ा, क्या आपको इकोसिस्टम होता है। तो देखिए वो क्वेश्चन कहाँ दिए ले बाबू, ओशियन इकोसिस्टम, बस यही हो जाएगा बाबू, है ना। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, बोलिए। बांध तो प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक होता है, मैक्सिमम झील क्या है प्राकृतिक, तालाब वगैरह बोल सकते हैं आर्टिफिशियल में आ सकता है, लेकिन झील क्या होगा आपको, अच्छा देख सुनिएगा, देखिए तालाब बाबू आर्टिफिशियल भी हो सकता है और तालाब आपको नेचुरल भी हो सकता है। अगर तालाब क्या है कि भगवान द्वारा बनाया गया है, नहीं कई जगह तालाब होता है, और कई जगह आदमी खान का बनाया, तो क्या हो गया आपको, आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए कोई दोनों में चूज करना है, ये तो कन्फर्म है कि हो ही हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है तालाब। लेकिन ये उदाहरण जो गार्डन है जहाँ पर बाहर से फूल पत्ती पौधा लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल नहीं है। तो इस मतलब ये ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगी, हो जाएगा आंसर। लेकिन कई कई बार क्या है कि ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा कि तालाब के अलावा कोई और चीज दे रहे है कि नहीं दे रहे है, क्योंकि तालाब दोनों में आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपको, उदान या गार्डन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको सही। अगला देखिए दोस्त, यह पारिस्थितिकीय तंत्र स्थलीय और समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक व्यवस्थित कड़ी का निर्माण करता है। यहाँ बोलता है कि दिस इकोसिस्टम कंसिस्ट ए सिस्टमेटिक लिंक बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड मैरीन इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है कि जमीन पे इकोसिस्टम, अब मैरीन मतलब क्या हो गया, समुद्र में। तो यहाँ पर अब क्या ही क्या हो गया आपको, जमीन वाला, यानी क्या हो गया आपको, समुद्र वाला। आई दोनों मिल के बोलता है कि दोनों क्या होता है, मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, मैंग्रोव बोलते हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा देख लीजिए सबसे अच्छा होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो मैंग्रोव हो जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंग्रोव वन का फायदा क्या होता है। देखिए मैंग्रोव वन क्या करता है, एक तो क्या है कि आपको बाढ़ से बचाता है। देखिए नदी किनारे क्या है, पेड़ पौधा रहेगा ना, तो क्या होता है, तो मिट्टी क्या होता है कम कर, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखता है, तो मृदा अपरदन कम करेगा, नहीं प्लस क्या आपको बाढ़ को रोकेगा, प्लस कई सारे जीव जंतु क्या होता है, निवास स्थान होता है ना। और कई सारा इससे मेडिसिन प्रॉपर्टी भी पाया जाता है पेड़ पौधा में। प्लस क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, मतलब ये सब बोल सकते हैं क्या, मतलब ये सब क्या आपको प्लस की लकड़ी भी प्राप्त कर सकते हैं, ईंधन ऊंधन के लिए, दवाई के लिए जड़ी बूटी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब इसका क्या आपको फायदा हो गया, ठीक है ना। सदाबहार का मतलब क्या होता है कि जहां हमेशा हरा भरा हो। भारत में देखिएगा तो पश्चिमी घाट में कुछ पाया जाता है, कुछ आपको नॉर्थ ईस्ट में, और कुछ का अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है, कुछ आपको ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध का जैविक घटक नहीं है, बोलिएगा। वायु क्या है आपको जैवीय घटक है, बाकी पौधा बैक्टीरिया जानवर क्या आपको जैवीय घटक है। ये दो तीन बार क्वेश्चन सेट हो गया ना ये। अच्छा वो अलग था, आंसर क्या हो जाएगा, कौन जैविक घटक नहीं है, तो आपको वायु क्या हो जाएगा, जैविक घटक आपको नहीं हो जाएगा। हाँ बाबू देखिए बोली हो, वही डिफिनेशन जो दे उसी से क्वेश्चन पूछा है, पहले जो शुरू में डिफिनेशन पता है ना, वही से क्वेश्चन डाला गया है। क्या है कि कौन करेक्ट आपको नहीं है, आइए। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद इच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब कोई जीव जो होता है अपने अगल बगल के जीव के साथ या इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, इसका स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। यही तो बताया इकोलॉजी क्या है, कोई जीव के अपने आसपास के पर्यावरण के साथ कैसा संबंध, सो इकोलॉजी कहते कहते हैं। ये क्या आपको सही है, आगे चलिए। एन इकोसिस्टम इज a geographical area where
plants, animals, and other organisms as well as a weather and landscape work together form a bubble of life. अब एकरा मान लें कि तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन चलिए बोलना क्या चाहता है ना, इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पेड़ है, जानवर है, अलग-अलग जीव है ना? वेदर है, जमीन है, सब मिल क्या करता है कि जीवन का निर्माण करता है। ये भी इकोसिस्टम इसको बोलेंगे, ठीक है ना? अगला क्या है कि एन इकोटोन इज ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। मतलब कि इकोटोन क्या होता है? दो जगह के बीच क्या होता है? ट्रांजिशन एरिया होता है। यह दो को जहाँ पर क्या होता है? मिलता है। ये भी देखने में आपको सही लग रहा है। आगे देखिएगा। एन इकोलॉजिकल बैलेंस इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन। फूड चेन में क्या है कि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। कुछ बोलता है कि एन इकोलॉजिकल बैलेंस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स। फूड चेन में कई सारा जीव होता है, उसके संबंध के बारे में, कई सारा जीव को फूड चेन में जो संबंध के बारे में स्टडी करते हैं उसको फूड वेब क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। यही कोई हिसाब से देखिए, जहाँ फूड चेन आ गया वहां पर इकोलॉजिकल बैलेंस आपको होगा नहीं। यहाँ पर क्या हो गया? मतलब कि फूड चेन में कई सारा जीव है, उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं, अच्छा फूड चेन बोलेंगे। अच्छा, तो कई सारा ऑर्गेनिज्म है, कई सारा जीव है, उसको फूड वेब बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? आपको गलती हो गया। इकोलॉजिकल बैलेंस इसको आपको नहीं कहते। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब क्या होता है कि अलग अलग जीव का जो संख्या है ना, वो इतना अमाउंट में या मात्रा में है या संख्या में है कि पर्यावरण पर कोई एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं आ रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? आपको इकोलॉजिकल बैलेंस कहा जाता है। आपके एग्जाम का जनरली क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितना परसेंट एरिया में जंगल होना चाहिए? कितना परसेंट में? 33% एरिया में जंगल होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। आप देखिए फिर बाबू क्वेश्चन पूछा गया है। जानते हैं ये क्वेश्चन ये सब काहे डालने हैं? ये अलग-अलग एग्जाम में बाबू क्या क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत पहले जानते हैं 15-16 में क्या यूपीएससी में क्वेश्चन डाला गया था। अब अलग-अलग एग्जाम छोटकन एग्जाम में देख रहे हैं, यही सेम क्वेश्चन क्या कर रहा है? चिपका रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन चिपका रहा है। बोलिए, बोलता है द इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? मतलब मेन हमको देखना है कि यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ, मतलब प्रत्येक प्रजाति क्या होता है? एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है कि आपको इन्वायरमेंट में। अब उससे संबंधित देखना है, हो सकता है कुछ परिभाषा कुछ अलग-अलग रहेगा। देखिए बाबू क्या, ज़ोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम है। ये तो इकोटोन हो जाएगा ना जी, तो गलती हो गया। ग्राउंड प्लांट्स नहीं, प्लांट्स लिविंग एट बॉटम ऑफ लेक नहीं, फंक्शनल रोल ऑफ स्पेसीज विथिन अ कम्युनिटी, मतलब कोई कम्युनिटी है उसमें कोई जीव का क्या फंक्शनल रोल है, उसी को इकोलॉजिकल नीश कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इसी को दे देगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, नहीं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इज इक्वल टू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ईच स्पेसीज हैज यूनिक फंक्शनल रोल। ईच स्पेसीज है यूनिक फंक्शन, प्रत्येक प्रजाति का एक यूनिक फंक्शनल रोल है, उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल नीश कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा बाबू आपको ऑप्शन नंबर डी। अब आइए, इन इकोलॉजिकल पिरामिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अपराइट। देखिए, जो जीव जंतु है उसका संख्या को एक बार क्या करते हैं कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न में सजाते हैं, एक बार उसका द्रव्यमान को, मतलब बायोमास को, बायोमास मतलब होता है ना, ऊख देखो, ऊख, अरे केतारी देखो ना, गन्ना, तो गन ऊख 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 बोलिए, ईख बोलिए, गन्ना बोलिए, शुगर कैन सब बतवा एक ही है ना। वो क्या, सारा रस निकाल दीजिए, जो बाकी बच गया सुखौता ना, वो क्या हो गया? आपको बायोमास हो गया। हमरा में सारा रस निकाल लीजिए, और जो बच गया हड्डी गुड़ी, वो क्या हो गया? आपको बायोमास हो गया। तो एक बार क्या करना, देखना बायोमास का लेना है आपका, क्या बोलता है? एक बार लेना है बायोमास का पिरामिड बनाना है, एक बार आपको बनाना है नंबर का, एक बार एनर्जी का। मतलब 3 तरह का पिरामिड। एक बोले क्या? एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। एक हो गया बायोमास पिरामिड, एक क्या हो गया आपको? नंबर पिरामिड हो गया, ठीक ना? देखिए, ई एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, लेकिन ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी उल्टा भी आपको हो सकता है, ठीक ना? अगर देखिएगा नंबर को, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें ये उल्टा हो सकता है, जनरली सीधा होगा, लेकिन फॉरेस्ट में कोई और पानी में चलिएगा तो ये क्या हो सकता है? आपको उल्टा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में सब क्या होता है? आपको ये दोनों सीधा होता है। ये सीधा उल्टा दोनों हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा? आपको सीधा होगा। अब मेन क्वेश्चन आपको यही पूछा जाता है, ठीक ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? वो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? हमेशा आपको सीधा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब एक जीव जब दूसरा जीव खाता है तो एक लेवल से दूसरा लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है? 10%।
अभी बिहार टीचर एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन पूछ रहे कौन बताया, लिंड्समैन। कौन बाबू? वैज्ञानिक कौन है? लिंडमैन। ये बताएं आपको, लिंडमैन 10% रूल बोलता है बाबू। अच्छा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एनर्जी जो ट्रांसफर होता है कौन एनर्जी आता है? अरे बायोकेमिकल, जीव के अंदर क्या जीव है उसके अंदर क्या केमिकल प्रोसेस हो रहा है, क्या हो गया, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आगे आपको बढ़ता है। क्या बाबू? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में आगे आपको बढ़ता है। आंसर हो जाए इसका बाबू आपको 10% हो जाएगा। अब आ गया ये बाबू, अब देखिए समझिए क्या होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन खाली अंग्रेजी में होगा तो हिंदी माध्यम के बच्चा को दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद इसका अर्थ ही चेंज कर जाता है, मतलब मजे नहीं आता है, इसलिए नहीं आता कि कुछ पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको अंग्रेजी में डाल दिया। इतना तक कोई दिक्कत तो ना हो रहा था कि दिक्कत हो रहा था, है ना? चलिए, वही ना कि आप लोग समझदार आदमी काहे नहीं समझिएगा। अब देखिए बाबू क्या है, स्पेसिस कई तरह का होता है, जल्दी से रिकैप आप करवा देते हैं। यहाँ पर बेसिकली इंडिकेटर स्पेसिस के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन हमको 6-7 तरह के स्पेसिस के बारे में जानना है, मोटा मोटा समझाते हैं। क्या बोले? स्पेसिस, स्पेसिस इसको क्या बोलते हैं? प्रजाति। अब पहले तो क्या वो एक पूछेगा, क्या इंडिजेनियस, इंडिजेनियस प्रजाति है, इसको बोलते हैं देसी। क्या वो? देसी प्रजाति। एक क्या होता है? विदेशी। क्या होता है? इसको बोलते हैं इनवेजिव, इनवेजिव प्रजाति बोलते हैं, इसको बोलते हैं विदेशी प्रजाति, विदेशी प्रजाति। एक को बोलते हैं क्या? इंडिकेटर, इंडिकेटर, इसको बोलते हैं सूचक प्रजाति, सूचक प्रजाति। आय को बोलते हैं वो क्या? की बोलते हैं की स्टोन। क्या वो? की स्टोन स्पेसिज है। इतना आपका एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, आपका दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये वाला, ठीक है ना? समझिए क्या इंडिजेनियस क्या होता है? किसी खास क्षेत्र के, मतलब इंडिया के, हम लोग इंडिया के लिए क्या है? देसी हैं, लेकिन हम इंडिया से बाहर जाएंगे तो क्या हो गए? विदेशी हो गए। नहीं, हमारे यहाँ यूरोपीय लोग आया था, क्या था? विदेशी था, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर से आया था, लेकिन आने के बाद गर्दा मचा दिया, मतलब आया हमारे ऊपर आक्रमण करके रहना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या, देखिए ये अच्छा है खराब है? अरे अंग्रेज हमारे ऊपर आक्रमण करके रहना शुरू किया था, अच्छा है खराब? हमारे पर राज कर रहा है। समझना क्या है कि देसी प्रजाति कोई एरिया में रहता है, वहां का जो नेचुरल हैबिटेट होता है, ओरिजिनल जो निवासी होता है, उसे क्या बोलते हैं? देसी प्रजाति कहा जाता है। और यह क्या होता है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ये पर्यावरण के लिए क्या आपको अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये विदेशी या इन्वेजिव क्या होता है? अच्छा, इसी को फॉरेन क्या बोल सकते हैं? फॉरेन क्या बोल सकते हैं? फॉरेन स्पेसिज। इसी को एलियन बोल सकते हैं, एलियन। इसका मतलब क्या है? कहीं बाहर से आया है। अब ऐसा आने के बाद क्या होता है कि कई बार देखा जाता है कि जो फॉरेन स्पेसिस होता है, वो क्या करता है कि ये सबको मारना शुरू करता है, इसी के स्थान में रहना शुरू करता है। मान लीजिए समझिए कि ये भोजन है, येहू यही के लिए लड़ रहा है, येहू यही के लिए लड़ रहा है, लेकिन ज्यादा सर्वाइवल फिट है, ये ज्यादा क्या है? सर्वाइव कर जा रहा है। ऐसा आएगा कि सबको खत्म कर देगा, वही क्या हो जाएगा? अचानक से बढ़ जाएगा। समझ में गए ना? तो इसको क्या बोलते हैं? एलियन या फॉरेन स्पेसिस कहते हैं। या पर्यावरण के लिए अच्छा है खराब है? खराब है। जैसे घर में देखते हैं कि रंग बिरंग क्या होता है, मछली उछली पाला जाता है, बाढ़ आया, बाढ़ में सब दह गया। तो मान ली कि 50 को एक्वेरियम में मछली रखल था, 50 तो नहीं ना मरेगा जी, मान ली उसमें क्या है कि 15 को बच गया, बाकी मर गया। तो 15 को क्या करेगा? अपना जनसंख्या इतना जैसे बढ़ाएगा कि यही वाला जीव जंतु क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। अब कोई भी जीव जंतु जब खत्म हो जाएगा, तो पर्यावरण के लिए अच्छा है खराब है? खराब है। तो खास करके जो यहाँ का ओरिजिनल खत्म होगा, वो ज्यादा क्या आपको है? खराब है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जानते हैं आप? देखिएगा, जलकुंभी, उसको बंगाल का आतंक बोलते हैं। जलकुंभी को लाया गया था बाहर से, अच्छा लगना देखने में लगता है, उसको पानी में डाला गया, ऐसा जलकुंभी कर दिया, जहां जलकुंभी चल गया होगा कहीं किसी और को होने ही नहीं देगा। किसी और को होने देता है? नहीं। तो क्या हो गया आपको? विदेशी हो गया। ये अच्छा इन्वायरमेंट के लिए आपको नहीं है। अब आते हैं इंडिकेटर क्या होता है। आप चलते हैं तो गाड़ी इंडिकेटर दिखाते हैं कि मुड़ रहे हैं ने, मतलब कोई चीज क्या करेगा? सूचित करेगा। दो को आपको याद रखना है, वो क्या? एक लाइकेन, लाइकेन, एक याद करना टू बी फिक्स, टू बी फिक्स। पहले खाली ये क्वेश्चन पूछता था, लेकिन आजकल ये पूछ रहा है। ये होता है वायु प्रदूषण। क्या वो? वायु प्रदूषण के बारे में बताता है, एयर पोल्यूशन को। और यह बताता है कि आपको जल प्रदूषण को बताता है, या बोल सकते हैं यह बताता है आपको किसको? वाटर पोल्यूशन को, ठीक ना? तो ये सब क्या होता है, मतलब यह किसी खास को इंडिकेट करता है। ये बोल ओवरऑल क्या है? पर्यावरण के हेल्थ को इंडिकेट करता है। जहां पर क्या है कि प्रदूषण ज्यादा होगा, वहां लाइकन होबे नहीं करेगा, कम होगा, इसका मतलब कि पर्यावरण खराब है। जहां पर लाइकन पूरा आ रहा है, इसका मतलब क्या? वहां पर स्थिति अच्छा है। तो ये क्या इंडिकेटर हो गया। टी स्टोन क्या होता है? समझिएगा, मान लीजिए आप लोग आए हैं, आप लोग ढेर माने आदमी हैं,
क्योंकि हम ही नहीं आएंगे। नहीं समझे? मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ के लिए क्या है, की स्टोन है। हम समझे कि मेन है, हम हैं छोटे, और हम क्या है, आपसे छोटे हैं। आप लोग जनसंख्या मतलब संख्या के हिसाब से हम छोटा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे क्या होता है, कई सारा जीव ऐसा होता है जो है जनसंख्या में कम, लेकिन फिर भी क्या है, इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे बाबू टॉप कार्निवोरस की बात करते हैं, शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, जनसंख्या में कम है, लेकिन अगर वो नहीं रहे तो बकरी भैंस ढेर मानी हो जाएगा। नहीं, फिर सौंसे चारा आपका चढ़ जाएगा, फिर आप खाइए कुछ। नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं कि स्टोन स्पेसिस कहा जाता है। क्लियर हुआ बाबू? चलिए अब आइए यहाँ पर बाबू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटर स्पेसिस? इंडिकेटर स्पेसिस क्या होता है? यह ओवरऑल पर्यावरण के हेल्थ को बताएगा। तो देखिए बाबू क्या, इट्स स्टेटस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम। यही हो गया, ये ओवरऑल क्या होता है, पर्यावरण के हेल्थ के बारे में बताता है, इसे बोलते हैं इंडिकेटर स्पेसिस कहते हैं। बाकी पढ़े कर सकते नहीं था, अब आइए, which one of the following is called as indicator species for polluted water? बोलिए, पॉल्यूटेड वाटर क्या हो गया आपको, ट्यूब फिक्स ना जी, क्या हो जाएगा, ट्यूब फिक्स। फाइटोप्लैंक्टन तो बता दीजिए कि जल में फूड चेन कहाँ शुरू होता है, फाइटोप्लैंक्टन से। अब फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन, है ना। अरे झींगा आपको अलग हो गया, है ना। एक होता है गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन से संबंधित, अरे एक तरह का मछली है झींगा, इचना देखे हो, उस तरह का होता है। खाए हैं कि नहीं खाए हैं? चलिए भाई, देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होता है बताइए। ये क्या हो जाएगा बाबू, लाइकन। सवाल है ना, सवाल अमौस नहीं, क्या हो जाएगा आपको, लाइकन। लाइकन, देखिए लाइकन को आप लोग पूछो, इसको लीचेन भी कह सकते हैं, पता नहीं लीचेन पढ़ते हैं कि लाइकन पढ़ते हैं, हम लाइकने पढ़ते हैं, ठीक ना। हाँ चलिए, लाइकन जानते हैं क्या होता है, दो चीज से मिल से बनता है। एक क्या होता है, एलगी, एलगी बाबू, ये क्या होता है, फंगस, समझिएगा। ये क्या हो गया आपको, सवाल, सवाल और प्लस बाबू कवक। और जानते हैं क्या होता है, सवाल होता है स्वपोषी, ऑटोट्रोफ्स, मतलब अपना भोजन खुद से बना सकता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण बिना पानी के नहीं होगा। आपको मुर्गा बनाने आता है लेकिन रुपये नहीं है, तो दोस्त का इंतजार कीजिएगा ना जी। तो दोस्त आएगा तो क्या करेगा, वो बैठा रहेगा, आप मुर्गा, वो पैसा दे देगा, आप मुर्गा लेके आइएगा, वो बनाएगा, आप बनाइएगा, आप दोनों मिलके खाइएगा, तो आपको फायदा, उसको भी फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सेम चीज बाबू होता है, सवाल भोजन बना सकता है, लेकिन इसके पास क्या है, पानी नहीं है। कवक क्या है, पानी है, लेकिन भोजन बना नहीं सकता, तो इसको दे देगा पानी, भाई भोजन बना लिया, और उसके बाद कुछ अपने खा लेगा और कुछ उसको दे देगा, तो दोनों के बल्ले बल्ले। तो इस संबंध को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवी संबंध, दोनों ऑप्शन दे सकता है। म्यूचुअलिज्म दे सकता है, सहजीवी संबंध दे सकता है, सिम्बायोटिक रिलेशन भी दे सकता है। तो लाइकेन बाबू पहला तो किसके भी बाबू सहजीवी संबंध है, कवक का सवाल, कवक का सवाल जो न मिलता है तो क्या बनता है, लाइकेन, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है म्यूटेशन, अचानक से बदल जाना, नौकरी लगते बदल गया। आप जो लेकिन बैठल है, एगो हमारा दोस्त थे, सीनियर थे, उनको नौकरी लग गया है, ठीक ना। तो आके बैठे हम लोग टीवी भी देख रहे थे, और ऐसा सब बात बोल रहे हैं ना कि मियाज एकदम खिसिया रहा, बेरोजगार हमने आदमी थे। एक बार करे ना कि हमको तो लग ही नहीं रहा कि हमको नौकरी लग गया है, क्या आप लोग जरा बैठे हुए हैं, महसूस कर रह गए भाई वाह। अगला बार फिर क्या कर रहे हैं ना, खाना खाने गए तो बोले कि सर आइए ना, सर खाइए ना, ये कौची बनाए हैं, लेकिन दाल भात, दाल लेकिन दाल भात चोखा, और सब्जी बन गया तो भाई दाल नहीं, तो कहली कि दाल भात चोखा, तो कह रहे हैं कि दाल भात चोखा खाला बड़ी दिन हो गया। अब मियाज पिता गया था मोरा का। नम्मा लेकर कि हाँ हो, तोरा का हम जाने थे तू कितना मुर्गा खाए वाला आदमी है, हैं। सब ने यहाँ झोरे पीला दार के, डाल के, और लेकर नहीं ना पिता है जी। तो ऐसा ऐसा एक आदमी होता है ना। तो सुनिए, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, अचानक से बदलाव ना, बोलते हैं कोरोना वायरस, बोलते हैं कि भाई इंजेक्शन कोरोना वायरस का दिलवाया था तो वो बदल गया, लो अब दूसरा तरह का बदल के आपके ऊपर आक्रमण करेगा, हो गया म्यूटेशन। क्या हो गया, म्यूटेशन। कोई दिक्कत नहीं, आगे एक और क्वेश्चन मिलेगा तो और समझा देंगे इसके बारे में। ये समझ में क्या वो, चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए वो क्वेश्चन पूछा गया है की स्टोन प्रजाति के बारे में। की स्टोन स्पेसिस क्या होता है बोलिएगा, कम्युनिटी एट इक्विलिब्रियम स्टेट विद द इन्वायरमेंट,
ऐसा बताए हैं? नहीं। आगे देखिएगा। अब देखिए कई बार होता है ना कि आप पूरा हो सकता है कि नहीं जान रहे होंगे, लेकिन पढ़िएगा ना तो इसका जो मेन और डिफरेंशियल जान तो देखिए कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वही आपको देखना हो सकता है कि पूरा लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको समझ में ना आए, लेकिन मेन डेफिनेशन के पास आने का प्रयास करना है। Species that have significant effect on energy flow and structure of their community। ये लग रहा है बाबू, यहाँ सिग्निफिकेंट शब्द आया है। की स्टोन प्रजाति में क्या बोले हैं कि सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पर हम रुक के देख सकते हैं, लेकिन इससे भी कोई हो सकता है ये भी सही होगा, हो सकता है इससे अच्छा कोई और डेफिनेशन मिल जाए। आपको ओवरऑल सबसे बेस्ट क्योर क्या होता है जाना होता है। अब आगे देखिएगा। स्पेसिस दैट influence its community by creating, modifying या maintaining physical habitat of itself and other species। सबसे अच्छा क्या होगा? देखिए ये भी लग रहा है कि सही है, लेकिन ये भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा है ना जी, क्योंकि शेर है। शेर क्या करेगा कि अपने कम्युनिटी, शेर जहां पर है कुजियों को मारेगा, कुजियों को मारेगा, या हो सकता है किसी और के लिए भोजन बन जाए, लेकिन समांत पर किसी को अगर मारेगा, हम मार के बोल सकते हैं कम्युनिटी को मॉडिफाई करा कि नहीं करा, किसी की संख्या बढ़ने से रोक रहा है कि नहीं बढ़ रहा, रोक रहा है। तो असली डिफिनेशन कौन होगा? ये होगा कि होगा असली बाबू डिफिनेशन कौन हो सकता है? इन हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक मतलब क्वेश्चन दिया गया तो लग सकता है कि एक से अधिक आंसर दिखाई आपको दे रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर के साथ आपको जाना होता है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है आपको? वो ऑप्शन नंबर है सी। तो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। आगे देखिए बबुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटिव स्पेसीज ऑफ इंडिया। बोलता है कौन सा भारत की मूल प्रजाति है जो भारत में आपको पाया जाता है मूल रूप से। सुनिएगा, एक है कोमोडो ड्रैगन, इंडोनेशिया सुमात्रा वगैरह में पाया जाता है। भारत के बगल में इंडोनेशिया वगैरह वहां पर पाया जाता है। और दो सिंग वाला गेंडा भी क्या होता है? इंडोनेशिया सुमात्रा वगैरह में पाया जाता है। एक सिंग वाला गेंडा रहता है तो भारत में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोसोरस, जानते हैं असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिंग वाले गेंडा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो एक सिंग वाला गेंडा रहता तो आंसर क्या होता आपको? ई हो सकता था, ठीक ना। देखिए कि रिसस बंदर, रिसस बंदर, ठीक ना। तो रिसस बंदर क्या होता है? आपको इंडिया में पाया जाता है। देखिए एक एप्लीकेशन है डीप सी, क्या वो डीप, देखिए जहां क्वेश्चन पूछा गया जो पीसीएस में, उसमें आंसर यही दिया हुआ है रिसर्च से बंदर, ठीक है। लेकिन वो एक डीप सी का ओपन आई है ना, चैट जीपीटी, तो उसमें डाल के देखें, उसमें बताता है ई वाला आंसर। कौन बताया? ई वाला, ठीक है ना। दो तीन बार डाल के देखेगा, अगला बार कुछ अलग बता दे, देखिए भाई आपके आंसर से हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर यही बताता है कि ना सबसे अच्छा ही होगा। बोला कि ये है आयो होगा, लेकिन सबसे अच्छा ही है। लेकिन एक चीज जानिए, एक सिंग वाला गेंडा रहता तो इसके साथ जाया जा सकता है, लेकिन दो सिंग वाला है तो आप एक साथ नहीं जाइएगा, एक साथ जाइएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर आता कि इनमें से एक से अधिक, अब क्या है इसके ऊपर विचार किया जा सकता था। समझ में रहा ना? अगर रहता कि इनमें से एक से अधिक, तब विचार किया जा सकता था, क्योंकि वो हो सकता है कि मान ले कि वो गेंडा आपको पाया जाता है भारत में, तो उसे मान ले, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ क्या होता है, काजीरंगा क्या होता है, मानस होता है, जो कि पड़ता है आसाम में, वहां पर एक सिंग वाला गेंडा के लिए है प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा रिसर्च बंदर हो जाएगा। आइए बाबू। Which of the following is a term used for a species that are not natural residents of the local habitat but are included in this system? पर ये बोलता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक निवासी नहीं है, लेकिन इस प्रणाली में शामिल है। मतलब क्या बोलता है कि जो यहाँ के नहीं है, लोकल नहीं है, वो बाहर से आया है। तो बाहर से आने वाला वो क्या बोलते हैं? इनवेजिव, फॉरेन, एलियन बोलते हैं। अब ऑप्शन देखिए उसमें कोई आपको दिखाई दे रहा है? आप सुनिएगा, अगर मान लेते बाबू कि अच्छा ये बायोटिक तो होता नहीं है, जैविक अजैविक होता बाबू। जैविक अजैविक तो इन्वायरमेंट कंपोनेंट हो गया ना। वो हो सकता है कि जिंदा है, अरे विदेश से भी कोई जिंदा चीज आएगा तो जैविक ही में आ जाएगा जी। कोई मुर्दा चीज आ जाएगा तो जैविक अजैविक में आ जाएगा। तो उससे बाबू पता कहाँ चल रहा है कि भाई यहाँ के है कि वहाँ के, पता नहीं चल रहा है। अब एंडेमिक मतलब क्या होता है? कोई खास एरिया को, जैसे एंडेमिक मतलब होता है, एक होता है एंडेमिक, होता है पेंडेमिक। कोई बीमारी फैलता है ना, तो कोई एरिया में फैला, लोकल एरिया में वहीं से तक रह गया, उसको बोलते हैं एंडेमिक। नहीं, अब पूरा फैल गया विश्व में, जैसे कोरोना महामारी हो गया, पेंडेमिक हो गया। एंडेमिक कहाँ? कोई खास एरिया में क्या बीमारी कोई फैला हुआ है, एंडेमिक होता है, ठीक है। अच्छा बायोम में क्या होता है? जहां पर जीव जंतु रहता है उसे बोलते हैं बायोम। मतलब कोई एरिया में देखिए, अलग अलग एरिया में, रेगिस्तान में अलग तरह का बायोम पाया जाएगा, किसी खास एरिया में रहने वाला जीव को बोलते हैं कुछ बायोम। रेगिस्तान में अलग तरह का बायोम पाया जाएगा, नहीं पहाड़ पर अलग तरह का बायोम पाया जाएगा। मतलब बायोम मतलब जीव जंतु,
है ना? और अब क्या बोलता है, ध्रुव पर क्या होगा, यहाँ पर अलग प्रकार का जंतु पाया जाएगा नहीं। अरे यहाँ पर जो जंतु, मान लो पेड़ की बात करते हैं, यहाँ बरसात पूरा होता है, यहाँ चौड़ा चौड़ा पत्ती वाला पेड़ पाया जाएगा। रेगिस्तान में पानी की कमी है, तो वहां पत्ती अपने वो कांटा बदल लेगा, एकदम ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बिल्कुल यहाँ पर इतना ठंडा है ध्रुव पर कि कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर कोई बायोम पाया जाएगा, लेकिन ध्रुव पर सबसे अधिक बायोम पाया, सॉरी, ध्रुव पर सबसे कम बायोम पाया जाएगा, इक्वेटर पर सबसे अधिक। तो यहाँ पर बायोम भी नहीं होगा। सबसे अच्छा क्या होगा कि जो बाहर से क्या हो गया, विदेशी। तो सुनिए, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे तो इसको एक्जोटिक बोल दीजिए, एलियन बोल दीजिए, फॉरेन बोल दीजिए, इनवेजिव बोल दीजिए, सब का मतलब क्या आपको एक ही है। अगर ई से नहीं पकड़ा था तो इससे तो आपको पकड़ा जाता, है ना? हालांकि हमको नहीं देना चाहिए था विदेशी, है ना, कंफ्यूजन होता है ना? ये तो सही बना लिए होंगे। लेकिन जोश दिखाई नहीं दे रहा पहले ईशन बाबू, कोई दिक्कत ना है? हैं? समझ में आ रहा है ना? नया बच्चा भी है बाहर के बाबू, समझ में आ रहा है? देखिए, होता है क्या दोस्तों, कि 50 क्वेश्चन को अगर हम बढ़िया समझाने लगे ना, तो हम 5 क्वेश्चन का 2.5 घंटा समझाते हैं, अगर पूरा बढ़िया टॉपिक क्लियर करना है तब। लेकिन 50 क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन से समझा सकते हैं, बात समझिएगा। पहले ही ऑलरेडी हम वीडियो आपको दे चुके होते हैं, अगर आप देख के आए होंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। आप उसको नहीं देख के आइएगा तो जाहिर सी बात है, हम इतना देर में क्या कर सकते हैं, है ना? और ऐसे भी देखिए, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, ये बच्चा टॉपिक सबसे ज्यादा क्या करता है, निगलेक्ट करता है, इसमें आपको समस्या होगा ही होगा। ठीक है ना? चलिए, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो फिर समस्या नहीं होगा दोस्त। क्या वो, बोलिए बोलिए। हाँ ना, रिजल्ट देखिए तो सब आसान क्वेश्चन से बनता है बाबू। रिजल्ट के लिए जानते हैं, आसान क्वेश्चन बनना चाहिए, वो तो दम गलती होना ही नहीं चाहिए। प्लस क्या और भी क्वेश्चन बनना चाहिए। देखिए दोस्त, क्या ना, कि पहले कट ऑफ एग्जामिनेशन में कम जाता था, कंपटीशन कम था, पढ़ाई वाला मास्टर भी कम था। पहले क्या, जिसके पास पैसा वो पढ़ पाता था। आज के समय क्या हो गया कि इंटरनेट वगैरह आ जाने से सब जगह फैल गया पढ़ाई, नहीं समझे? अब गांव में क्या कर रहा है, खेत में लोग काम कर रहा है, आप वीडियो भी देख रहा है, लो उन्हें आलू पटा रहा है, अगर वीडियो भी देख रहा है। आऊ, लेकिन जानते हैं, खेत में जब माथा बोझा होता है ना, तो एकदम मने मने पछुआइत रहता है, बोलते हैं कि इस बार एकदम पक्का दरोगा निकालना है। वो ज्यादा आपके साथ, आपको अपेक्षा क्या जुनून से लगता है, इसलिए बता रहे हैं। जानते हैं, जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में है ना, तो लगता है ना कि बड़ी हम कष्ट कर रहे हैं, आप कष्ट नहीं कर पाओ। जाके देखिए खेत में काम कैसे होता था, समझ में आएगा। बोझा ढोए ना है, रुवाई बढ़ता है तभी आदमी करता है काम बाबू। और तब वही में कहीं पढ़ने का मौका मिल गया तो फिर गर्दा मचा देता है। नहीं, आइए, अब देखिए दो चीज है क्या है, कि बायो मैग्निफिकेशन है, बायो एक्युमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, अब बायो एक्युमुलेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन समझ रहा है कि मात्रा क्या हो रहा है, आपको बढ़ रहा है। एक्युमुलेशन तो क्या, आपको जमा होना है, क्या आपको जमा होना है। समझिए क्या होता है, खाना उना हम लोग खा रहे हैं, तो खाना खेत से आ रहा है, खेत में क्या है, उर्वरक डला रहा है, कीटनाशक डला रहा है। अब देखते हैं कितने, तो गाजर लेने जाता है, जाके कहता है खा लिया, हम कर खा लेता मार्केट में, कैसे किलो हो, तो 10 रुपये, तो लावत नहीं, 1 किलो तौला, आतल को 2 4 खा लिया, खाता है कि नहीं खाता है? लेकिन जहां से गाजर धोवा के आता, कहीं देख लिए कि कहाँ धोवाता है, कल से हिम्मत नहीं करेगा गाजर खाने का बाहर आपको, नली में धोवा के आता है। अब देखिए। आप लोग जो समय खाते ना, क्या बोलते हैं, मोमोज ना, हमारा बगल में क्या कहते हैं, मोमोज बनाने वाला चला आया, मैंने बगल में लिया। हाँ, एक दो बार हमरो खिलाया, तो हम सोचे फ्री में खिलाया था, खाने में क्या लगता है, खा लेते थे। फिर बनाते हुए देख लिए, ये तो सड़ल टमाटर एकदम सबसे खराब। आज जो बनाए वाला होता है ना, वो बढ़िया लेके नहीं होता, दारू पिए वाला, ताड़ी पिए वाला, खा रहा है, पी रहा है, बना रहा है, रियलिटी बता रहा है बाबू। बाथरूम जरा यहाँ तक बना रहा है। उसके बाद जानते हो, उसने के बाद हम मोमो नहीं खाए, देख लिए ना, उसके बाद मोमोज खाना हम छोड़ दिया बाबू, 6 साल से मोमोज हम नहीं खाए हैं। आइए, तो समझाना क्या चाहते हैं, सुनिएगा, समझाने का मतलब क्या है, कि जो हम खा रहे हैं उसमें कई सारे हानिकारक पदार्थ है, वो क्या हो रहा है, हमारे फूड में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। जो पहला स्टेज पर जो प्रवेश किया ना, उसको बोलते हैं बायो एक्युमुलेशन, क्या बोलते हैं, बायो एक्युमुलेशन बोलते हैं। ठीक है बाबू, अब इसी का मात्रा समय के साथ क्या आपको बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन। बायोमेकुलेशन, बायोकुमुलेशन और मैग्निफिकेशन में अंतर क्या होता है, कि जो हम भोजन खा रहे हैं उसमें हानिकारक चीज क्या है, कि फूड चेन में जो प्रवेश कर रहा है, एंट्री कर रहा है, उसे बोलते हैं बायो एक्युमुलेशन।
आके जम गया। अब समय के साथ क्या हम खाते जा रहे हैं, उसका मात्रा तो बढ़ते जाएगा ना, उसको बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, यहाँ से 2-3 को फँसा, ये तो नॉर्मल डिफिनेशन हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ और आपको फँसा सकता है। फँसाए क्या? बायो एक्युमुलेशन का कई बार डिफिनेशन इस तरह से दे देगा, ऐसा देता है, जिस रेट से आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, उस रेट से क्या हो रहा है आपको ज़्यादा आ रहा है, तब तो एक्युमुलेट करेगा जी। जिस रेट से आप भोजन खा के पचा रहे हैं, उस रेट से क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। एग्ज़ाम्पल क्या है, देखते हैं, समझिएगा। फौज में जाओगे ना, तो वहाँ पर खिलाता इतना है कि घरे आप कभी खाए नहीं होंगे। हम लोग को ट्रेनिंग की है इसलिए बता रहे हैं, मज़ा तो लगता है कि बाप रे बाप! ये मिल रहा है, भोजन अलग, सेव अलग है ना? दूध हल्के मिल रहा है। लेकिन आप जानते क्या है? अब समझिए वहाँ खाने के बाद शरीर ऐसे अब देखिए थोड़ा भीग रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना? मतलब क्या हो रहा है? खा रहे हैं, जो हम डाइजेस्ट कर सकते उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। लेकिन अब क्या आप फौज में जाइएगा तो खिलाएगा पूरा, लेकिन आपको दौड़वाएगा भी पूरा, तो डाइजेस्ट भी होता जाएगा, तो जमा होने का मौका मिलेगा? तो ये चर्बी आएगा? नहीं। लेकिन अब क्या है, पचावे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? खा ले रहे हैं, नहीं, कुछ फिजिकल हो नहीं रहा है, तो देख रहे हैं, क्या हो रहा है? आपको चर्बी बाहर निकल रहा है। समझिए यही पूछेगा, बायो एक्युमुलेशन क्या होता है? जिस रेट से आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, उस रेट से क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, तभी क्या होगा? बायो एक्युमुलेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं। बायो मैग्निफिकेशन यही है। समय के साथ क्या होगा? वो बढ़ते जाएगा, बायोमैग्नीफिकेशन हो गया। कोई दिक्कत है? लेकिन अगला चीज़ समझिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोमैग्नीफिकेशन के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? बायोमैग्नीफिकेशन के लिए क्या-क्या आपको ज़रूरी है? सुनिएगा, अगर मान लीजिए कोई जामा हो गया, मतलब बायोमैग्नीफिकेशन नेगेटिव टर्म देखना है, नेगेटिव टर्म, नेगेटिव चीज़ हो गया जी, नेगेटिव। क्या होगा अगर लॉन्ग लाइफ है, क्या? लॉन्ग लाइफ। नहीं हानिकारक हुआ जी। तो बायो एक्युमुलेशन के लिए चाहिए लॉन्ग लाइफ, है ना? वो मैग्नीफाई करता जाएगा। बायो मैग्निफिकेशन के लिए जो पदार्थ एंटर किया है, उसका जीवन काल क्या चाहिए? लंबा चाहिए। पहला चीज़ हो गया। प्लस क्या है कि वाटर में सोलुबल नहीं चाहिए। अगर वाटर में सोलुबल होगा, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो मैग्नीफाई करेगा? नहीं। तो वाटर में सोलुबल नहीं, वो किसमें? वसा में सोलुबल। मतलब क्या? फैट में होना चाहिए, क्या चाहिए आपको? सोलुबल। फैट में, और उसको पकड़ कर रख लेगा, भाई यहाँ कहाँ जा रहा है, ये रहो। ठीक समझे? फैट क्या करेगा उसको, और क्या करेगा? पकड़ करके रखेगा। वो और क्या होगा? जमा होता जाएगा। ये क्या हो गया? बायो मैग्निफिकेशन। अब प्लस क्या है कि बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, तब तो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो मतलब बायो मैग्निफिकेशन के लिए एक तो लॉन्ग लाइफ, क्या बोले? वाटर सोलुबल नहीं, फैट में सोलुबल। फिर क्या बोले दोस्तों आपको? कि बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, बन जाएगा बाबू। आइए, बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू, बताइए, इंक्रीज इन बॉडी वेट। बॉडी वेट बढ़ने से कोई जरूरी नहीं कि बायो मैग्निफिकेशन होबे करेगा। हो सकता है आपके भाई हेल्दी रूप से बढ़े। आइए देखिए, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में भी, हार्मफुल यहाँ शब्द दिखाई दे रहा है ना, रुक सकते हैं, लेकिन आगे देखिएगा, एक्युमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट थ्रू फूड चेन। बोलिए, सबसे कौन लग रहा है? ये फूड चेन में क्या हो रहा है आपको? वो इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, क्या हो रहा है आपको? बढ़ रहा है। तो सबसे अच्छा ये ना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा। देखिए, आप जो डिफिनेशन पढ़िएगा तो हो सकता है कि हूबहू डिफिनेशन आपको ना रहे, तो उसके नजदीक जाने का प्रयास आपको करना है। तो असली आंसर कौन हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? सी नंबर। आइए, अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका बिहार द्वारा का फेवरेट एग्जाम है, क्वेश्चन है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? एक होता है दोस्त क्या? फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन। एक होता है फूड एल्टरेशन, एडल्टेरेशन। मतलब दोनों भोजन से क्या आपको संबंधित है। अब दोनों भोजन में मिलावट ही है। दोनों भोजन में क्या है? मिलावट। एक अच्छा के लिए मिलावट, एक क्या है? खराब के लिए मिलावट। जैसे आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, एक क्या है कि दरोगा बनने के मकसद आ रहे हैं, एक आ रहे हैं कहीं जुगाड़ हो जाए, माने कुछो चीज के। तो ये क्या हो गया आपको बाबू? निगेटिव हो गया। ऐसे क्या है? एक हो गया फूड फोर्टिफिकेशन, एक क्या होगा? फूड एल्टरेशन। फूड के जब पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए उसमें बाहर से कुछ ऐड करते हैं वैज्ञानिक तरीका से, ताकि फूड और बेहतर हो जाए, इसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ फूड में जब मिलावट करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है कि दूसरा को नुकसान पहुंचा के अपना फायदा करवाना। कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाबू सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि लाल मिर्च में, लाल मिर्चाई होता है ना जी, इसमें ईंटा पीस के मिला दिया, ललकी ईंटा। क्योंकि ये देखिए मिर्चाई महंगा है, ईंटा क्या सस्ता आता है, पीस के मिला दिए। आप देखेंगे वो होता है काला मिर्च। क्या होता है? काला मिर्च। काला मिर्च में क्या? पपीता के बिया मिला दिया, पपीता के
बिया। एक बार तो अपना हित ही गए थे, तो वहाँ खोआ पिस सवेरे उठे ना तो देख रहे हैं कि एकदम पिसा रहा है चावल, तो हम सोचे कि बड़े दिन के बाद आए हैं, तो कुछ हमारे लिए व्यवस्था व्यवस्था होगा। आसा पसा देख लिए, जो कुछ नहीं बना, न पुए बना है और ना आपको क्या बोलता है, ना खोआ नहीं, उसे क्या बोलते हो, पीठा, वो नहीं बना। हम बोल लो तभी पूछा पड़ा हुआ, सवेरे देखे तो कुछ चावल टाइप का था कुछ करे वाला, कि हाँ सब खोआ बना था। चलिए खोआ क्या करते हैं, खोआ क्या सोचे कि भाई अभी तक आया नहीं है, चलिए आ जाना पहले बोले कि चावल से खोआ बनता है, खोआ में मिलाते हैं, खोआ में मिलाते हैं, और ले जाके दुकान में देते हैं। समझ में आया? बोलिए वो फूड का जो खोआ है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाया घटा दिया, तो हानिकारक ना है जी। आप कई बार देखते हैं, आप लोग जब देखते हैं लड़का लड़की जो जिम में जाता है, सुई लिवाता है, खाली लेके एकदम ऐसे करके चल रहा है एकदम, आप कुछ समय के बाद एकदम ऐसे हो गया है ना। ये क्या हो गया, आपको फूड अल्टरेशन, ये अच्छा चीज आपको नहीं है। अब आते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। देखिए एग्जाम्पल के चावल होता है, चावल जनरली क्या होता है, उजला होता है, उजला। लेकिन इसके बाद वो क्या होता है, पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए इसको ऊपर से क्या करते हैं, विटामिन ए, क्या कि विटामिन ए को ऐड कर दिए। कोई जरूरी नहीं कि विटामिन ऐड करेंगे, कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ हो। लेकिन आपका एग्जाम में पूछता है सुनहरा चावल, क्या वो सुनहरा चावल, चावल जो होता है ना उजला होता है, सुनहरा क्यों बोलते हैं, गोल्डन क्यों बोलते हैं, गोल्डन राइस, क्योंकि इसका कलर कैसा हो गया, गोल्ड सोना जैसा हो गया, और सोना कलर कैसा होता है, पीला होता है। इसको क्या करते हैं कि चावल के जीन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पहले क्या करें, इसको बाबू जीन को चेंज करेंगे, तब इसको जीएम क्रॉप बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल इसको कहा जाएगा। इसको जीन को वैज्ञानिक रूप से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जीएम क्रॉप का सुनहरा चावल। अगर पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन आपको गोल्डन राइस है, कौन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, कौन, सुनहरा चावल। इसके अलावा क्या हो, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, एक होता कॉटन कपास, उसी को क्या किया गया, चेंज कर दिया गया जीन को, तो बीटी कॉटन। एक बीटी ब्रिंजल, कोई दिक्कत नहीं। सुनहरा चावल किसका सोर्स है, विटामिन ए का। किसका एग्जाम्पल है, फूड फोर्टिफिकेशन का। कैसा फसल है, जीएम फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। अब देखिए हमारे शरीर में दो बीमारी होती है, एक होता है आंख का, विटामिन ए कमी से जनरली क्या होता है, आंख की बीमारी होती है। एक तो होता है रतौंधी, क्या होता है, रतौंधी। तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि रतौंधी कौन विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए। लेकिन एक क्वेश्चन है जीरो पैथेलीमिया, जीरो पैथेलीमिया, ये बेसिकली एक आंख का ही बीमारी, इसमें आंसू से जनरली क्या होता है, बनना बंद हो जाता है। तो जीरो पैथेलीमिया क्या होता है, भी आंख की बीमारी, तो ये भी विटामिन ए कमी से हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जीरोपैथेलेमिया बीमारी से लड़ने में कौन सहायक होगा, ऑप्शन रहेगा गोल्डन राइस। कौन हो जाएगा, गोल्डन राइस, क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन ए। कई बार क्वेश्चन पूछेगा तो गोल्डन राइस में कौन विटामिन होता है, तो विटामिन ए होता है। कोई दिक्कत है, चलिए आगे आइए। बोलिएगा फूड फोर्टिफिकेशन इज नीडेड टू मेंटेन, क्या मेंटेन कर लिए फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है, बोलिए। बैलेंस डाइट इन बॉडी, आगे देखिए, एक्सेसिव विटामिन इन बॉडी, टू मेक फूड टेस्ट स्मेल बेटर, उसमें तो गरम मसाला डालेंगे जी, नहीं। टू एनहेंस द टेक्सचर ऑफ फूड, नहीं। देखिए बता, समझिएगा, बेसिकली क्या है ना कि हम लोग जो भोजन खाते हैं ना, इसमें देखिए आपको लग सकता है कि ये बोले तो नहीं लग रहा है, यही बोले तो नहीं लग, अच्छा ज्यादा अगर हम बॉडी में विटामिन ले लेते हैं तो अच्छा नहीं है, हमको बैलेंस मात्रा में चाहिए। अब हम चावल तो पूरा लेकिन खाए के नाम पर चावल दाल खा रहा है, लेकिन क्या आपको बैलेंस डाइट मिल रहा है, नहीं। तो इसी हमारे जनसंख्या में देखा गया है कि आपको विटामिन ए क्या है, वो काफी ज्यादा कमी है। तो जो चावल दिया जा रहा है उसी में अगर विटामिन ए ऐड करके दे दिया जाए तो मजे मजे है, नहीं। बेसिकली क्या है कि फूड फोर्टिफिकेशन जो किया जा रहा है, ताकि फूड जो खा रहे हैं उससे आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक आपको मिले, न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, मतलब बैलेंस डाइट आपको करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आप डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि उससे पर्याप्त मात्रा में सब चीज मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपको, बैलेंस डाइट इन बॉडी। ये समझ में आया, यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि मेंटेन हो सके हमारा डाइट क्या, आपको बैलेंस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये लगेगा कि एक्सेसिव विटामिन बॉडी, हमको एक्सेसिव, अगर बैलेंस रहेगा तो हम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ क्या है, एक्सेसिव है, ठीक ना। अच्छा खाली विटामिन ही तो ऐड नहीं कर सकते, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वही क्वेश्चन को कॉपी करके डाले हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। समझे समझे, फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं, फूड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदल जाता है। ऐसा नहीं कि चावल है तो दाल ऐसा लगेगा,
नहीं, फूड है वो चावल है, चावल ऐसा ना रहेगा, उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव नहीं होगा। हाँ, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन इसका कैरेक्टर में कोई चेंज आपको नहीं होगा। तो आइए बाबू, डज नॉट चेंज एग्जिस्टिंग फूड पैटर्न को आपको चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं कि उसको चेंज कर देगा, चेंज आपको नहीं करता, ये आपको सही है। आइए, अल्टर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड, क्या फूड के गुण को चेंज कर देता है? नहीं चेंज करता। अभी तो बता रहे हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य ये नहीं कि फूड का गुण को चेंज कर देना, इसका उद्देश्य है कि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दे, फूड का बिना गुण चेंज किए हुए। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है कि ज्यादा ही महंगा भी नहीं होना चाहिए कि लोग ये अफोर्ड ही नहीं कर सके, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए। आगे देखिएगा, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव। अब फूड फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, अब पता चला कि उसमें विटामिन ऐड कर रहे हैं, अब खाला के बाद हम छाती लोग पिटा के मैया के मैया कुछ तो हो गया, नहीं समझे? तो ये अच्छा होगा? नहीं। मतलब वो सुरक्षित भी रहना चाहिए। ये समझाते हैं क्या होता है बाबू, देखिए, बीटी ब्रिंजल के नाम सुने हो? बीटी कॉटन का एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, बीटी कॉटन। देखिए, कॉटन लोग नॉर्मल कॉटन होता, प्राकृतिक कॉटन पहनता था, कपड़ा आरामदेह होता था। बाद में क्या किया, महाराष्ट्र के एरिया में क्या किया गया, बीटी कॉटन की खेती किया गया। बाद में देखा गया कि जैसे वो गंजी लोग पहन रहा है कॉटन के, एकदम हेने होने पूरा खुजली हो रहा है। क्या हो रहा है? खुजली हो रहा है। तो ये अच्छा है खराब है? खराब ना है। तो मतलब कि ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सुरक्षित भी होना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो फूड फोर्टिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, ये देखा जाए तो हम नेचर के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं ना। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव चीज को हम पूरा अभी जान नहीं रहे हैं। हो सकता है कि अभी 1 साल में प्रभाव ना दिखाई दे, हो सकता है 10 साल बाद प्रभाव दे। एग्जाम्पल के लिए कोरोना जो इंजेक्शन आप लोग को दिया गया है, सब दिलवाए ना है? हाँ। अब मान लेते हैं क्या है कि अभी इसका कोई नेगेटिव प्रभाव ना दिखाई दे, लेकिन हो सकता है कि 10 साल के बाद बाबू क्या हो जाए, कोई प्रभाव दे। बाबू समझिएगा, टेंशन में ना आ गए हैं? क्या वो आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, सही बोल रहे हैं। कितने आदमी तो मर गया था जी, सुई दिला गया मर गया, डरे डरे मर गया। क्या वो? अब चलिए यहाँ पे आइए, है ना? समझ में आया? मतलब एक्चुअली देखा जाए तो फूड फिक्सेशन हम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, लेकिन मे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आपको दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर समझिए कि सेफ और सुरक्षित भी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी आपको होना चाहिए। इसका मतलब क्या वो ई बाबू क्या है, दो वाला क्या है, गलती है कि फूड का कैरेक्टरिस्टिक कोई अल्टर बाबू नहीं करना चाहिए। किसको? फूड फोर्टिफिकेशन को। पहले तो दो काटिए बाबू, ये आंसर ना होगा, दो काटिए। ई वाला होगा नहीं, ई तो आंसर होगा नहीं, वाला होता है वो तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। आइए दोस्तों, सुनहरा चावल निम्नलिखित में किसका अच्छा सोर्स है बताइए? विटामिन ए का बाबू। अब विटामिन डी बाबू, इसे होता है गलकंड या घेंगा रोग होता है। क्या होता है? गलकंड या घेंगा रोग होता है ना। सूर्य की रोशनी में क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन डी का फॉर्मेशन आपको होता है। अब विटामिन सी जो आंवला वगैरह खाते हैं ना, उसमें विटामिन सी पाया आपको जाता है, नींबू संतरा वगैरह में विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन बी में कई प्रकार का होता है, विटामिन बी 1 बी 2 बी 3 बी 5 होता है बायोलॉजी में सब। द बायोटिक इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑन अनदर इज कॉल्ड। देखिए क्या है, एक होता है क्या, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन या इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। एक जीव जब दूसरे जीव के साथ संबंध स्थापित करेगा, तो किसी को फायदा हो सकता है, किसी को घाटा हो सकता है। जैसे आप हमारे यहाँ रहे, हमारा भी फायदा, आपका भी फायदा, ये क्या हो गया, म्यूचुअल में दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो कैसा हो सकता है कि आए, पैसा देकर चल गए, अगला दिन से भाग गए, नहीं समझे? तो हमको तो फायदा, आपको क्या हो गया, घाटा हो गया। नहीं, शेर का किया कि बिलाई को मारे खा गया, शेर के फायदा, बिलाई का घाटा। नहीं, या ऐसा हो सकता है कि एक माने मतलब 2 जीव इंटरेक्शन किया, लेकिन एक ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं समझे? समझे क्या है कि गाय गोबर दे के चला गया, है ना? अब वो देखे रहे का किया का ना किया कौन जी। अब का किया, कोई अगर कीड़ा मकोड़ा खा के अपना जा रहा है। गांव में देखे हो, जो लैट्रिन वगैरह होता है, पैखाना होता है, उसको कोई कीड़ा क्या करता है, घुलट उलट लेके जाता है। और देखे हो, तो ये क्या है कि एक जो क्या रहा है, कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, आपको फायदा हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। एक ऐसा भी हो सकता है कि हमारा माथा में ढील लग गया, हमारा खून चूस रहा है, हमें कोई अच्छा, हमारा हमारा पे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उसको तो फायदा हो रहा है ना। तो ऐसा कई तरह क्या होता है, आपको संबंध होता है। इसमें 3-4 को बताते हैं, बाकी वीडियो में बढ़िया से बतावल है, 2-3 को हम बता देते हैं। एक होता है वो क्या, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक, क्या बोलते हैं, सिम बायोटिक बोलते हैं।
इसको बोलते हैं सहजीवी, सहजीवी संबंध बोलते हैं। एक होता है वो क्या, कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म। एक होता है एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। एक होता है, एक होता है पारासिटिज्म, क्या वो, पारासिटिज्म। एक होता है प्रेडेशन, प्रेडेशन होता है। लो बताइए देते हैं। एक होता है कंपटीशन, कंपेटिशन। एक होता है वो न्यूट्रलिज्म, न्यूट्रलिज्म। क्वेश्चन कहाँ से आता है, आज से 5 साल पहले तक खाली यही से, और कुछ नहीं आता था हम लोग समय, खाली यही लाइकन में कौन समझ पाया जाता, बस याद के लिए नौकरी हो गया। अब ये हुआ था, हुआ था। अब मुख्य रूप से यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, एक यहाँ से आता है, बाकी सब तीनों फालतू के हैं। लेकिन समझिए क्या, यहाँ पर दोनों जीव क्या होगा, फायदा होगा। अगर दो जीव संबंध स्थापित कर रहा है, दोनों को हो गया फायदा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लाइकन, क्या वो लाइकन। लाइकन में क्या बोले कि आपको कवक है प्लस क्या बोले, शैवाल। शैवाल अपना भोजन बना रहा है, बदले में पानी दे रहा है, ये भोजन बना किसको दे रहा है, दोनों को हो गया फायदा। एक क्या होता है आपको, सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन या म्यूचुअलिज्म। तीनों आपको ऑप्शन में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई को देगा, अगला चीज लेगा। आपका दलहनी पेड़ होता है, दलहनी पेड़, उसका पेड़ में क्या होता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, डाल के पेड़ के पास जाता है, बोलता है कि हमारा रहला जगह देगा, बोला कि देंगे, लेकिन हमारा फायदा कुछ ही। बोला कि तोरा हम क्या करें, नाइट्रोजन देंगे, कहाँ से, बोले कि देखो, बोला कि नाइट्रोजन तो हमको मालिक आके दे के जाते हैं, खेत वाला मालिक। बोला कि वो तू देंगे कि ना देंगे पता है, हम देंगे तुमको, क्या करेंगे, हम एक मंत्र जानते हैं, वायुमंडल को नाइट्रोजन खींचेंगे, खींच के तुमको दे देंगे। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ गए ना। तो मतलब दलहनी पेड़ के जड़ में जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ये दोनों के बीच कैसा संबंध है, सहजीवी संबंध हो गया। कोई मतलब दोनों के और आपको फायदा हो जा रहा है। ऐसे क्या बोलते हैं आपको, वो म्यूचुअली बोलते हैं। एक कॉमन सिलियम क्या होता है, देखिए इसको याद करने का एक तरीका है। सी मतलब सी से काऊ, काऊ गोबर दे के चला गया, ये काऊ क्या किया बाबू, गोबर दे दिया, ये क्या किया, गाँव गोबर दे दिया। अब गोबर के बाद में क्या होगा क्या नहीं, वो जान रहा है बेचारा, वो तो चल गया। अब बोलिए हेकरा पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं। अच्छा यहाँ पर दोनों को फायदा हो गया ना जी, लेकिन हेकरा पर देखिए, हेकरा गाय का कोई प्रभाव पड़े वाला नहीं है, जीरो। लेकिन बाबू बग कीड़ा का इसको खा लिया, खा गोल गोल काट के अपना ले जा रहा है, नहीं समझे। तो बोलिए यहाँ इसको फायदा हो गया ना। इस समान को क्या बोलेंगे, कॉमेंसलिज्म। याद करने का तरीका है, सी से काऊ, सी से कॉमेंसलिज्म। गाय गोबर देगा, वो चला गया, ओकरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन सामने वाला खाएगा उसको, उसको हो जाएगा फायदा। ये कैसा हो गया आपको, यहाँ पे एक के फायदा, एक को क्या हो गया आपको, सॉरी, एक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, एक को क्या हो गया आपको फायदा, कॉमेंसलिज्म। इसका उल्टा होता है एमेंसलिज्म। समझिएगा, यहाँ पर क्या है कि एक जीव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बगल का प्रभाव आपको पड़ेगा। जैसे बाबू क्या है, आप यूकेलिप्टस का पेड़ देखे, उजला उजला होता है, लंबा लंबा। जहां यूकेलिप्टस का पेड़ रहेगा, वहां अगल बगल कोई पेड़ जमने नहीं देगा। ऐसे ही आप देखते हैं बाबू, क्या कुछ देर पहले बताए थे, जलकुंभी। जहां जलकुंभी रहेगा, अगल बगल कोई इसी को जमने नहीं देगा। वहां पर कौन संबंध होता है ये बाबू, एमेंसिलिज्म। एक जलकुंभी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगल बगल किसी को होने दे रहा है, तो दूसरा पेड़ पौधा घाटा हो गया ना जी। तो जलकुंभी हो गया, यूकेलिप्टस का पेड़ वगैरह, ये सब कौन संबंध में हो गया, एमेंसिलिज्म। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता है कॉमेंसलिज्म से, सुनिएगा। कई बार देखते हैं कि कोई पेड़ पर कोई पेड़ जम गया, कोई पेड़ पर कोई पेड़ जम गया, तो पेड़ खाली क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट ले रहा है, बाकी वो अपना भोजन खुद से बनाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या बताते हैं, लतर देखो, लतर, लतर क्या होता है, रस्सी के सारे ऊपर चढ़ता है, तो लतर तो नीचे से अपना भोजन बना रहा है, लेकिन रस्सी पर खाली सहारा के लिए जा रहा है। यहाँ भी कॉमेंसलिज्म टाइप का संबंध बोल सकते हैं। लेकिन जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आर्किड वगैरह होता है, आर्किड वगैरह की बात करते हैं, वो क्या होता है, या दूसरे पेड़ पर कोई पेड़ जम गया, भोजन खुद से बनाएगा, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए उस पेड़ पर आपको रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन संबंध हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, कॉमेंसलिज्म, कि उससे वो बड़का पेड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन छोटका का तो फायदा हो गया ना जी। तो कॉमेंसलिज्म का एग्जाम क्वेश्चन आपको पूछेगा। आई पैरासिटिज्म क्या हो गया, हमारे माथा में ढेर लग गया, हमको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमको कोई फायदा नहीं, लेकिन उसको तो फायदा हो रहा है ना, ये पैरासिटिज्म। लेकिन इसमें क्या है कि हमको पूरी तरीके से जान नहीं मारेगा, लेकिन ये क्या हो, गए मुर्गा तौला के लिए कहेंगे, दुगला तने मुर्गा तौला, नौकरी लगल है, नहीं समझे। तो आप मुर्गा को पूरी तरह से साफ कर दिए साफ ना बाबू, तो मुर्गा को पूरा घाटा, हमको पूरा फायदा। तो ये क्या हो गया आपको बाबू, प्रेडेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो गया,
ए को क्या हो गया घाटा, ए को क्या हो गया फायदा। यहाँ पर भी सेम चीज था ना जी, हमारा माथा पर ढील लगल है तो हमको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, खून चूस रहा है, लेकिन इतना नहीं चूस रहा है कि हम मर जाएंगे, ये नॉर्मल तरह के है। लेकिन यहाँ सीधे मार दिया, यहाँ पर सीधे क्या किया, मार दिया। एक को पूरा घाटा को पूरा फायदा, ये हो गया प्रेडिस। कंपटीशन में दोनों घाटा। अब 1275 को दरोगा का सीटें है, सौंसे बिहार के दरोगे बनना है बाबू। नहीं, पूरा जवानी बर्बाद कीजिए, हेने से उड़ा लीजिए दम, नहीं समझे। ये क्या हो गया आपको, कंपटीशन। न्यूट्रलिज्म मतलब क्या होता है कि दोनों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, ये समझे। सामान तो पैसा संभव होगा जी, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बैठल हैं, बगल से एक सुंदर लड़की आप बगल से निकली, लड़का के लिए, और लड़की के लिए क्या एकदम सुंदर से कोई लड़का निकला, एकदम स्मार्ट बॉडी बिल्डर एकदम। नहीं, आप बोलिए, आप एक और देखिएगा ना, कौन था जो पलट के नहीं देखा, देखिए कि नहीं देखिएगा। तो समान तौर पर क्या है कि प्रभाव आपको पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये मानता है कि इन्वायरमेंट में ऐसा होगा कि दोनों जीव पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भी ट्रेन के इंतजार कर, आप भी ट्रेन का इंतजार कर, हमें बहुत वजह मुंह ऐसे करके बैठल है टेंशन में, आप भी टेंशन में बैठल है ना, वहां पर केकरो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलिज्म बोलते हैं, है ना। बताइए बाबू, द बायोटिक इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन अदर, एक का दूसरे पर क्या है, उल्टा प्रभाव हो रहा है, मतलब एक को बाबू बोल सकते हैं, एक कारण दूसरे को क्या हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है, क्या हो रहा है, घाटा। तो बताइए क्या हो जाएगा, म्यूचुअली में दोनों का फायदा हो जाएगा। कंपटीशन में क्या हो रहा है, एक को क्या हो रहा है, कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ा, एक हो रहा है फायदा, यहाँ एडवर्स इफेक्ट है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या बाबू आपको एक को नेगेटिव हो जा रहा है, ये क्या एडवर्स इफेक्ट हो गया ना, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, एमेंसिलिज्म हो जाएगा। और कोऑपरेशन मतलब सहयोग करना होता है, इन्वायरमेंट इसको पढ़ना आपको नहीं है, ठीक ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप बोलिए, बाबू बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, कौन म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है बताइएगा। सवाल और कवल सबसे अच्छा क्या है, सवाल और कवक, कोई दिक्कत नहीं बाबू। भाई बर्नाकल्स और वेल कुछ होता है बाबू, सुनिए, बर्नाकल्स और वेल क्या होता है समझिएगा, समझे इसको समझिए क्या होता है। वही समझिए कि गाय गोबर दिया, वो चला गया, अब होकर कौन क्या करेगा वो समझे, देखा कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन का प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे समझे। समुद्र में बड़ा बड़ा मछली होता है, उसको समझे खाया, खाने का बड़ा मछली पड़े खाया, इसके अब अगल बगल मांस फेंकाएगा ना जी, ओकर पीछे में छोटा छोटा बच्चा चलित रहता है, छोटा मछली, वो पकड़ेगा करेगा खाएगा। अच्छा, बड़का मछली को कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, लेकिन छुटकन तो हो गया फायदा, कॉमेंसलिज्म हो गया ना जी। ऐसी बाबू क्या होता है, आर्किड और पेड़ बाबू, पेड़ पर क्या होता है, आर्किड क्या होता है, चढ़ता है, पेड़ पर कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन आर्किड क्या हो गया, आपको फायदा, क्या होगा, कॉमेंसलिज्म हो गया ना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो सवाल और कब किसका एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का, इसको लाइकेन जनरली बोलते हैं। आइए बाबू अगला क्वेश्चन, which of the following occurs when an organism absorbs the chemical at a faster rate than the meta क्या बोलता है, than the metabolic capacity of their body। क्वेश्चन बोलता है कि हमारा बॉडी जिस रेट से मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, मतलब उसको पचा रहा है, उसके ज्यादा रेट से हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, आपको क्या है, कोई चीज को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसको क्या बताया बताइए कुछ देर पहले, बायोमैग्निफिकेशन के एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन क्या बोलेंगे, एक्युमुलेशन, पहले एक्युमुलेशन होगा तब मैग्निफिकेशन होता है, तो मतलब जिस रेट से हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, उस रेट से ज्यादा क्या हो रहा है, आपको आ रहा है, जो हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है उससे ज्यादा आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, बायो एक्युमुलेशन। और समय के साथ बढ़ेगा तो बायो मैग्निफिकेशन, तो यहाँ हो जाएगा बायो एक्युमुलेशन, बायो एक्युमुलेशन, ठीक ना। बायो मैग्निफिकेशन से बताइए कि बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, ये कोई चीज क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, खराब होता है, उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। समय ज्यादा हो गया बाबू आज का। कितना, अच्छा अगला बार खत्म कर देंगे 1.5 घंटा में। अगला बार 1 घंटा में खत्म कर देंगे, है ना। चलिए आइए, सुनिएगा, अंडर द एफ, अंडर पीपी एक्ट, क्या होता है, पीएफ एक्ट, व्हेन द फूड सेड टू बी अडल्टरेड,
मतलब कब बोला जाता है कि फूड क्या हो गया, एडल्टर हो गया? पहले क्या होता है प्रोहिबिशन ऑफ फूड एल्टरेशन। प्रोहिबिशन ऑफ फूड एल्टरेशन, जब फूड को एल्टर करते हैं, अगर क्या है कोई सरकार एजेंसी ना रहे, फायदा कमाने के उद्देश्य से व्यापारी फूड में कुछ मिला के आपको बेच देगा, तो उसको रोकना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्योंकि अगर हम खाएंगे बाबू तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए कई एजेंसी बनाया गया, उसी में क्या ये एक्ट पारित किया गया 1954 में, एक्ट 1954 में क्या है ये पारित किया गया था। अब 55 में क्या 1955 में एक कानून का रूप आपको लिया था ई वाला, ठीक है ना? अब सुनिए क्या होता है, बोलता है, कब बोलेंगे कोई फूड क्या हो गया आपको अल्टर हो गया? फूड में कोई क्या करे, हानिकारक चीज मिला दे रहे हैं, नहीं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, ये सब क्या है, बोलेंगे फूड क्या हो गया आपको अल्टर हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए वो क्या बोलता है, इफ एनी इंटरग्रेडिएंट इज इंजरियस टू हेल्थ, मतलब कि अगर कोई फूड ले रहे हैं और उस फूड में कोई ऐसा सब्सटेंस मिला जो हानिकारक है, तो उस फूड को बोलेंगे क्या है आपको एडल्टर है, मतलब फूड क्या है आपको खराब है। जैसे आप प्रोटीन, कई सारा प्रोटीन जो होता है ना लेना चाहिए, उस शरीर के लिए क्या होता है अच्छा होता है, लेकिन आजकल जितना मार्केट में प्रोटीन देखते हैं, प्रोटीन में क्या कुछ आपको मिला दिया है, तो आपके लिए खराब हो जाएगा ना। लेकिन जो अच्छा प्रोटीन है वो ठीक रहेगा। तो अब क्या है कि सरकार एजेंसी नहीं रहेगा अगर इसको चेक करने वाला, तो फूड में कुछ मिला करके वो बेच सकता है। तो मतलब कि अगर हेल्थ के लिए इंजीरियस है तो क्या हो गया आपका खराब है। इफ इट इज क्या बोलते हैं ऑब्टेन फ्रॉम ए डिजीज एनिमल, मतलब बोल सकते हैं कोई बीमार जानवर है, समझे, आप मुर्गा लेने जा रहे हैं, पता चला क्या कि मुर्गा में कोई वायरस है और वही मुर्गा आपको दे रहा है 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो, काम होता है। जब मुर्गा बीमार पड़ता है ना, 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो बेचता है और लोग जाए गरीब आदमी बेचारा लिया के खाता है। फूड क्या हो गया अल्टर हो गया जी। चलिए, इफ स्पेसीज आर सोल्ड विथआउट देयर एसेंस, मतलब हम बेच रहे हैं खोआ बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं खोआ, खोआ है ये नहीं है, नहीं समझे, बेच रहे हैं कुछ खोआ 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 और खाली चार उसमें डाल रहे हैं, उसी में ले ले हैं। फूड बाबू जो मेन चीज वो है नहीं है, तो फूड क्या हो गया आपको अडल्टर हो गया। तो मतलब इसमें देखा जाए तो क्या हो गया ऑल ऑफ द सब क्या है बाबू ये आपको है। विच इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रुप, बोलता है कौन जो है जिसका जीन को चेंज किया गया है। बीटी बैगन बतावे कि बीटी ब्रिंजल बाबू, गोल्डन राइस, बीटी कपास है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त से सभी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, देखिए सबसे ज्यादा जो होता है ना इकोसिस्टम स्टेबल कौन था, महासागर, उसके पास था पानी है। देखिए क्या होता है समझिएगा, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, कोई लेकिन कम बुझाएगा ना, देखना फट 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 फाइट रहेगा, कम लेकिन लेकिन कम बुझाएगा तो ऐसे बच्चा बच्चा बढ़ते रहेगा, जब बहुत नॉलेज हो जाएगा तो धीरे से शांत हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसलिए यहाँ कुछ और बोलना लेकिन छोड़िए ना बोलेंगे। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, मतलब कि जिसके पास पानी ज्यादा है एकदम रेला है, ये क्या सबसे आपको स्टेबल है। इसमें बदलाव होगा भी तो बहुत क्या होगा, इतना होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, बदलाव तो होगा ही ना जी, लेकिन इसमें इतना बदलाव होगा कि आपको पता आपको नहीं चलेगा। लेकिन धरती पर देखते हैं तुरंत क्या होता है बदलाव होता है, तुरंत गर्म तुरंत ठंडा हो जाता है, लेकिन समुद्र देर से गर्म देर से क्या होता है आपको ठंडा होता है। तो सबसे स्टेबल कौन होता है आपको सबसे बड़ा भी इकोसिस्टम यही है, और सबसे स्टेबल भी क्या आपको यही है, कौन, ओशियन या समुद्र या महासागर। और कार्बन जो ऑब्जॉर्ब होता है ना, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ओशियन में ही ऑब्जॉर्ब होता है। फोटोसिंथेसिस भी वहां पर क्या होता है काफी ज्यादा होता है। चाहिए द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक, आइए आइए आइए, बोलता है कि समुद्र में सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर कौन आएगा, सुनिएगा। फर्स्ट मतलब क्या, ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर से क्या होता है शुरू होता है, पहला ट्रॉपिक लेवल कंज्यूमर में पहला आया तो सेकेंड, ऐसे समझे ना, ऐसे बोलते हैं। दो को हम लेते हैं एग्जाम्पल बाबू, एक लेते हैं क्या पौधा, क्या लेते हैं पौधा, पौधा को कौन खाया बाबू, बकरी, बकरी कौन खाया, भेड़िया, और भेड़िया कौन खा गया, शेर, समझिएगा। ये सब कंज्यूमर क्या हो गया प्रोड्यूसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बोलेगा ट्रॉपिक लेवल की बात बोलेगा, सही हो गया पहला ट्रॉपिक लेवल, पहला से एक क्या हो गया दूसरा, एक क्या हो गया आपको तीसरा, एक क्या हो गया आपको चौथा ट्रॉपिक लेवल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंज्यूमर को लेगा तो क्या हो गया तीसरा कंज्यूमर, दूसरा कंज्यूमर, पहला कंज्यूमर, उत्पादक। लेकिन ट्रॉपिक लेवल में क्या हो गया पहला ट्रॉपिक लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे ही तो क्या हो गया धरती पे हो गया ना, फॉरेस्ट में हो गया। अब बोलता है कि समुद्र में आपको देखना, क्या देखना है समुद्र में, तो समुद्र में क्या बोले फाइथो, फाइथो प्लैंकटन की बात किए थे दोस्त ना, अगर कौन खाएगा, जू प्लैंकटन खाएगा, इसको कौन खाएगा स्मॉल फिश, स्मॉल फिश, और फिर कौन खाएगा लार्ज फिश खाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है
कि द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, पहला ट्रॉपिक लेवल कौन? हाइथोप्लैंक्टन। शुरुआत कहां से होगा? हाइथोप्लैंक्टन। और सेकंड कौन हो जाएगा? जू प्लैंक्टन। बोलिए, द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन सी इन ए लेक इज हो जाएगा, बताइएगा। जू प्लैंक्टन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। Which one of the following has the largest population in a food chain? बोलता है फूड चेन में सबसे अधिक संख्या किसका होता है बाबू? क्या बोले? आपका घटक या डिकम्पोजर की संख्या क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ऐसा भी अगर बाबू इन ना दे कुछ और दे सकता है, माने गाय दे दिया, बकरी दे दिया, एगो दे दिया, कीड़ा दे दिया, कौन हो जाएगा? कीड़ा। इंसेक्ट की संख्या सबसे क्या होता है? अधिक होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डिकम्पोजर, बोलता है कौन जो है डिकम्पोजर है? बोलिए, ग्रास ऊपर, टिड्डा। टिड्डा डिकम्पोजर है बाबू? अरे तो बाबू क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ना। फंगस बाबू, कवक। कवक डिकम्पोजर होता है। कवक और बैक्टीरिया डिकम्पोजर होता है। एंट बाबू, चींटी भी। अच्छा क्या फ्लाई मतलब उड़ने वाला कोई हो गया? अब देखिए, एंट और फंगस की बात करते हैं, ठीक ना। देखिए एंट में बाबू यहाँ फंगस तो डायरेक्ट पढ़े होंगे, कई जगह पढ़े होंगे कि डिकम्पोजर आपको होता है, ठीक है ना। तो अब दोनों अब यहाँ बदले है, क्योंकि देखिए पता है क्या कि अगर चींटी वगैरह देखिएगा तो सब इसमें ही आ जाए लगभग, है ना। लेकिन अगर आप दोनों दे देगा तब यहाँ पे कौन बनेगा? फंगस बनेगा, क्योंकि कवक और क्या बोले कि बैक्टीरिया के हर डिकम्पोजर में आपको आता है, ठीक है ना। चलिए, बच्चों में बोलता है जीरोपैथेलेमिया रोग किसके कमी से होता है? विटामिन ए कमी से होता है जीरोपैथेलेमिया, जो आंख की बीमारी है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, मसूड़ा वसूड़ा में खून आ जाता है ना। अब विटामिन डी से क्या होता है आपको? गलकंड वगैरह होता है। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? देखिए एक चैप्टर आएगा पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल, उसमें डिटेल बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा दे देते हैं। देखिए, जो कार्बन का जो एमिशन हो रहा है, कार्बन का एमिशन हो रहा है, कार्बन ज्यादा मात्रा निकलने से क्या होता है? कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, यह सूर्य की रोशनी को खींचता है और टेम्परेचर को बढ़ाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको बोलते हैं वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि बर्फ ग्लेशियर वगैरह पिघलेगा और समुद्र में पानी क्या होगा? बढ़ेगा, फिर क्या आएगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको कार्बन को रोकना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। कार्बन के उत्सर्जन को रोकना या ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए क्या हुआ? जापान के शहर क्योटो में 1997 1997 में क्या किया गया? एक मीटिंग बुलाया गया, ठीक ना। और यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को बोला कि हम आप लोग अपनाते हैं, लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू कब होगा? जब लोग सिग्नेचर करेगा था ना जी। तो यहाँ पर 2005 में क्या हुआ आपको? सिग्नेचर। तो अपनाया गया पूछेगा 97 में, यह मीटिंग कब बुलाया गया? 97 में। लेकिन लागू कब से हुआ? 2005 से। कोई दिक्कत नहीं। पहले खाली पूछता था क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंध किससे है, लेकिन आजकल क्या कुछ और क्वेश्चन पूछता है? आजकल तो ये भी क्वेश्चन पूछता है क्योटो कहाँ है? जापान में। जापान में दो और शहर का नाम जान लीजिए जो क्वेश्चन आएगा। एक आएगा सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क जो आपदा प्रबंधन से है। एक योकोहामा सम्मेलन, जो ऑलरेडी दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। योकोहामा सम्मेलन जो क्या है आपको? योकोहामा और सेंडाई, दोनों का संबंध क्या है? प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा से, ठीक है ना। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या बोले बाबू को? ग्रीन हाउस गैस या कार्बन के एमिशन से है। एक है पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में आया था, यह है जलवायु परिवर्तन। क्या है? जलवायु परिवर्तन से। हाँ अभी देखिए यहाँ नहीं बता रहे हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में आया है, योकोहामा 1994 में आया है। हाँ, उसका वीडियो में बतावल इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। भारत में मीथेन का मुख्य सोर्स क्या है? मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। एग्रीकल्चर क्या है? मीथेन का मेन सोर्स है। अब एक और चीज, जहाँ सड़ता गलता है ना, वहां से आता है का मीथेन निकलता है। भैंस ज्वाली का वहां से मीथेन निकलेगा। जो खान वगैरह होता है ना, वहां से मीथेन निकलता है। गोबर से मीथेन निकलेगा। जहाँ पानी लगे सड़े गलेगा, वहां से मीथेन निकलेगा। धान के खेत में पानी लगे सड़ता गलता है पूरा, तो वहां से मीथेन आपको निकलेगा, है ना। गेहूं के खेत मीथेन उतना नहीं निकलता है, लेकिन धान के खेत से आपको निकलता है। तो बोलिए, धान खेत गन्ने खेत कौन हो जाएगा जी? इसमें हो जाएगा धान का खेत हो जाएगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स किसे बोलते हैं? देखिए एनर्जी सोर्स क्या होता है बाबू? जहां से एनर्जी प्राप्त करते हैं। एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा सोर्स। इसे बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स। सुनिए क्या होता है। इसको लंबे समय से हम क्या करें? इस्तेमाल करें, उससे क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं।
लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल के बाद वो बात करते हैं कोयला, क्या वो कोयला की बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, गोबर की बात करते हैं। ये क्या हो गया? कन्वेंशनल। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है आपको वाटर को लेकर के, कि वाटर जो होता है पानी की बात करते हैं, इसको कन्वेंशनल में रखे हैं कि नॉन कन्वेंशनल में। अब देखिए वाटर से एनर्जी बाबू की किस तरह रूप में हम ले रहे हैं। अगर बड़ा बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, या हाइड्रो पावर प्लांट लंबा समय से इस्तेमाल हो रहा है, एक कन्वेंशनल में आ जाएगा। लेकिन यही देखते हैं कि टाइडल, क्या वो टाइड जो समुद्र में जो आपको ज्वार भटाता है ना, उसकी एनर्जी को भी इस्तेमाल करें वो बिजली पैदा करने के लिए, वो भी एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करें। तो टाइडल जब एनर्जी के रूप में लेंगे ना, तो वहां पर वाटर क्या आ जाएगा आपको? नॉन कन्वेंशनल में आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल में। इसीलिए कई जगह आपको देखेगा, ये ऑप्शन कौन सा बनाना पड़ेगा फिर। कई जगह वाटर को रखता है कन्वेंशनल में, और कई जगह रखता है नॉन कन्वेंशनल में। कोई दिक्कत क्यों रखना समझ में आ रहा है? जो लंबा समय से इस्तेमाल कर रहे हैं कन्वेंशनल हो गया, आज जिसको क्या है कि हाल फिलहाल के दिन से इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, उसे बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स, है ना। एग्जाम्पल क्या वो बोलेंगे आपको? टाइडल एनर्जी की बात करेंगे, सोलर एनर्जी की बात करेंगे। इसके अलावा क्या आजकल जानते हैं ई बेस्ट, क्या वो ई बेस्ट? ई बेस्ट मतलब क्या है? शहर का जो कचरा होता है उससे भी बिजली पैदा कर सकते हैं। ई बेस्ट क्या हो जाएगा? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ कोई एनर्जी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्या होता है बाबू? ये क्या होता है कि उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं कि रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। जैसे ई वेस्ट का रिसाइकिल कर सकते हैं, सोलर अच्छा ई वेस्ट को रिसाइकिल आपको कर सकते हैं। तो इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल, क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि सारा गैर परंपरागत रिन्यूएबल नहीं आएगा। सारा गैर परंपरागत क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि रिन्यूएबल होगा। लेकिन रिन्यूएबल क्या होता है, जिसे क्या है कि दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। कोयला पेट्रोलियम बाबू खत्म हो जाएगा, रिन्यू कर सकते हैं नहीं, लेकिन सोलर एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं। अब बताइएगा, यहाँ गोबर की बात करते हैं। गोबर तो लंबा समय से इस्तेमाल चलते आ रहा है, लकड़ी लंबा समय से इस्तेमाल होते आ रहा है, और लकड़ी या गोबर कभी खत्म होने वाला है? अरे जंगल जन इतना है, कभी खत्म होगा? गोबर कभी खत्म होगा? जानवर जब तक रहेगा जब तक गोबर रहेगा। तो गोबर एक तो क्या हो गया, लकड़ी का कन्वेंशनल भी हो गया, और प्लस क्या हो गया, ये रिन्यूएबल भी हो गया। क्या हो गया? इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए, है ना, गड़वा गया गड़वा गया गड़वा इसको क्या करेंगे? नहीं जानते हैं, गोबर और लकड़ी के बदले क्या हो गया? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या हो गया? कन्वेंशनल। अच्छा पूछा है कि इसको रिन्यूएबल में रखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल में? तो देखिए, जिसको लंबा समय तक देखिए, एक तो क्या हो गया, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, या तो जो समय के साथ खत्म होने वाला नहीं है। दो चीज, रिन्यूएबल में क्या बोलेंगे, या तो उसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, और चाहे तो समय के साथ खत्म नहीं होगा। कचरा खत्म होगा समय के साथ? नहीं। क्या समय के साथ तो गोबर खत्म होगा? नहीं। इसको हम कहाँ रखेंगे? इसको हम रिन्यूएबल में ही रख सकते हैं। तो ये बताने का प्रयास करें, ई बेस्ट क्या हो गया? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। लेकिन ये क्या है? रिन्यूएबल है। ऊपर से यहाँ क्या बोले कि जो गोबर है, ये क्या है आपको? कन्वेंशनल है, लेकिन ये भी रिन्यूएबल हो सकता है। इसका मतलब ये बताने का प्रयास करें कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नॉन कन्वेंशनल ही होगा, हो सकता है वो कन्वेंशनल से भी आपको हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं। कन्वेंशनल लंबा समय से इस्तेमाल हो रहा है, नॉन कन्वेंशनल हाल फिलहाल के दिनों में। रिन्यूएबल क्या हो गया? जिसको लगातार रिन्यू कर सकते हैं, या कभी खत्म होने वाला नहीं है। आज जो खत्म हो जाएगा या इसको रिन्यू नहीं कर सकते, वो क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। तो क्वेश्चन देखिए बाबू, कि कौन जो है इसमें बोलता है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? बताइएगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर दो दोज एनर्जी सोर्स दैट आर, बताइएगा। आप एकरा में कौन बनेगा बाबू? आप देखिएगा, सुनिएगा। अच्छा, मैक्सिमम जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम की बात करते हैं, उसको रिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सबको नहीं, लेकिन मैक्सिमम को रिन्यू कर रहे हैं। तो ऑप्शन को सर क्या बनाइएगा? देखिए क्या बता रहे हैं कि जितना नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी है, कोई जरूरी नहीं है कि उसको रिन्यू कर ही सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वो कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा? आपको नवीकरणीय। तो ऑप्शन को सर आपको डी मारना पड़ेगा, ऑप्शन को सर आपको डी मारना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए बाबू, क्वेश्चन बड़ी पूछता है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? सुनिएगा, सर्वप्रथम हुआ क्या था? 2 दिसंबर 1984 की बात है। रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे क्या हुआ कि लग गया बाबू कुछ आग मतलब लीक, गैस लीज हुआ। एक फैक्ट्री था यूनियन कार्बाइड, क्या यूनियन कार्बाइड का था फैक्ट्री। इसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या होगा? रिलीज हुआ, और एक जहरीली गैस था। जो जो उसका प्रभाव में उसको क्या हुआ? बहुत ही भटस्फिट हुआ। अकेले क्या हो गया? गैस से क्या हो गया? अकुला के क्या हो गया? मर गया। ये घटना हुआ था बाबू 2 दिसंबर को, लेकिन अथॉरिटी को सूचना दिया गया 3 दिसंबर को।
तो जनरली बाबू मानते क्या है कि इसका प्रभाव देखिए रात को 11:30 बजे शुरू हुआ, लेकिन प्रभाव बाबू क्या हो कि आपको 3 दिसंबर को दिखाई दिया। तो हम मानते क्या है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ है, एक क्या तारीख को हुआ है? 3 दिसंबर 1984 को हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब सरकार ने बाद में निर्णय क्या लिया कि हम जो है 2 दिसंबर को घटना हुआ था मुख्य रूप से, तो हम इसको जागरूकता फैलाने के लिए 2 दिसंबर को मनाएंगे वायु प्रदूषण दिवस। आई बार मेंस एग्जाम में क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको एक्साइज वाला हुआ था ना, उसमें शायद पूछा जा चुका है। 2 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वायु प्रदूषण दिवस मनाते हैं, क्या तारीख को? 2 दिसंबर को। अब बाकी भोपाल गैस त्रासदी क्या हुआ? 3 दिसंबर 1984 को हुआ। और बाकी 2-3 को और बतावल होगा वीडियो में बाबू पीवाई क्यूज में, उसमें एक होगा कुछ चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। यूक्रेन में क्या था कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो गया? लीकेज हो गया। यूक्रेन में पड़ता है, पहले वो सोवियत संघ का हिस्सा था। तो क्या था? चेरनोबिल। क्या आपको? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। ये बाबू कहाँ है? यूक्रेन में। यूक्रेन में अब 1986 में। इसका डेट भी कई बार पूछता है, तो शायद 26 अप्रैल है। इसको साथ देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। क्या बाबू? 2 अप्रैल 24 अप्रैल, उसको वही तो बोल रहे हैं कि वेरीफाई एक बार कर लीजिए। हमको जैसे 26 अप्रैल ध्यान आ रहा है, आप वेरीफाई कर लीजिए क्या तारीख है ना। अच्छा, चेरनोबिल एक क्या होता है आपका वो? आ, एक होता है फुकुशिमा। फुकुशिमा। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना का होता है जापान में 11 मार्च 2011 को। बाबू 26 अप्रैल है वो। इसको वेरीफाई कर लीजिए। देखिए हो सकता है इन्फॉर्मेशन कैसा रहता है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए खुद से। ऐसा हमको ध्यान आ रहा है 26 अप्रैल 1986 है बाबू। फुकुशिमा 11। आई क्वेश्चन आपका दरोगा एग्जाम पूछा जा चुका है, ये वाला पूछा जा चुका है। बाकी देख लीजिएगा। अब आपका नोट्स में वीडियो में और कुछ कुछ बताया गया होगा, वो आपका याद करना काम है बाबू। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। चेरनोबिल बाबू 1986। आइए, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए भारत का जो जलीय जीव है, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु क्या है आपको? नेशनल एनिमल बाघ है ना। उस तरह से हमारे यहाँ क्या आपको बोल सकते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु है, हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी है, मोर है। राष्ट्रीय फूल है, कमल है। ऐसे क्या है कि हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो बोलते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को बनाया गया। अब ऑप्शन में रहेगा अलग अलग नदी का नाम, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन कि राप्ती डॉल्फिन? गंगा डॉल्फिन, पहला क्वेश्चन। अब गंगा डॉल्फिन की बात करते हैं, इसको अब 2009 में क्या है कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अगला टर्म याद करना, इसका वैज्ञानिक नाम। अब सुनिएगा, आपका को चार्ट बना करके वीडियो में और पीडीएफ में बढ़िया सबको दिया गया है। उस चार्ट को कीजिए, याद कर लीजिए, सबको जगह को दिया गया है। ऐसे इसका होता है प्लाटा निष्ठा गंगेटिक। इसका क्या होता है? आपको वैज्ञानिक नाम होता है। कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं सुसु बोलते हैं, पेशाब करे वाला सुसु नहीं बाबू, इसका नाम क्या है? सुसु। सुसु नाम इसका है। ये होता है अंधा। क्या होता है? अंधा। इसको दिखाई आपको नहीं देता है, ठीक ना। लेकिन पराबैंगनी जो क्या अल्ट्रा वायलेट क्या होता है, रे रिलीज करता होगा, और उसके माध्यम से क्या होता है? आपको चलता है। चमगादड़ भी यही काम करता है, उल्लू भी यही काम करता है, ठीक ना। तो मतलब क्या बोले कि यहाँ पर इसको कब अपने 2009 में। आज देखिए हाल फिलहाल के दिन में क्या है कि आजकल पूछा जा रहा है क्या इसका आईयूसीएन स्टेटस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना बाबू 1948 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में। कहाँ है? ग्लैंड में है। आई बाबू क्या 1964 से एक बाबू क्या होता है रेड डाटा बुक पब्लिश करता है। इसमें जो जीव को खतरा है उसका एक लिस्ट पब्लिश किया जाता है, और उसी में होता है वल्नरेबल होता है, इंडेंजर होता है, क्रिटिकली इंडेंजर है, अलग अलग जीव है, उसको बचाना क्या है जरूरी है। तो उसमें आजकल पूछा क्या जाता है अलग अलग जीव का कि इसका आयुसीएन स्टेटस क्या है। ये पिछले बार सत्र में पूछना शुरू किया, इससे पहले नहीं, इससे पहले यूपीएससी में खाली पूछ रहा था। और जब पूछना शुरू कर दिया गया तो आपका बुक में क्या किया गया है कि 8-10 गो जीव के बारे में एक जगह लिख दिया गया है, उसको रट के याद कर लीजिएगा। वो बस रटे वाला एग्जाम के पहले क्या कीजिएगा, रट लीजिए। ऐसे इसका जनरली क्या है? इंडेंजर। क्या वो गंगा डॉल्फिन का आयुसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर है, इन डेंजर है। कोई दिक्कत नहीं है ना। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग कब लिया था? हम क्या बोले थे कि ओलंपिक जो अब वो है 2024, उसको क्या करना है? पढ़ करके आना था। करंट अफेयर में पढ़ के आना था, वो आपका काम हो गया। यहाँ पर ओलंपिक का ना थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको हम दे देते हैं। सुनिए क्या हुआ। सर्वप्रथम क्या है कि 776 के आसपास, 776 ईस्वी के आसपास
आपको बाबू एथेंस का नाम सुने हो, जहाँ का सिकंदर महान था। वहाँ जानते हैं फिजिकल मजबूती को लोग ज़्यादा महत्व देता था, इसलिए क्या है खेल-कूद का आयोजन होता था। पहले गाँव में भी ज़्यादा अखाड़ा होता था, बड़ा-बड़ा लकड़ी के लोग ऐसे लेके घुमाता था, नहीं? तो बाबू क्या है कि यहाँ 776 ईस्वी पूर्व बोल सकते हैं कि प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ है? 776 ईस्वी पूर्व में। लेकिन ये पूछेगा आधुनिक ओलंपिक कब हुआ? 1896 में। कहाँ से? एथेंस से। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब से हुआ? 1896 से। 1800 बाबू 96 से। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत इसमें कब शामिल हुआ है? भारत तो कब हुआ बाबू? 1900 में। उस समय हमारे यहाँ किसका शासन था? उस समय हमारे यहाँ अंग्रेज का शासन था। लेकिन हम कब से भाग ले रहे हैं? 1900 से। और यही समय क्या है कि महिलाओं को भी क्या ओलंपिक में एंट्री दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ादी के बाद भारत पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया है? बाबू 1948 में। 1948 में। कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ादी के बाद भारत ने पहला बार कब स्वर्ण पदक जीता था? 1948 में। ये आपको रटना है। क्या करना है आपको? रटना है। हालाँकि इसके पहले भी क्या है कि हॉकी में है 1928 में हम स्वर्ण पदक बाबू जीत चुके थे और हॉकी में लंबा समय तक भारत का दबदबा रहता था। और उसी में क्या हॉकी का जादूगर किनको बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादू कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के ऊपर ही हमारे देश का सबसे बड़ा क्या है खेल पुरस्कार है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, अब क्या है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अब इसमें राशि 25 लाख कर दिया गया है, तो ये आपको देख लेना है, ठीक है ना? वर्तमान में किसको मिला है करंट अफेयर्स खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो क्या हो जाएगा बाबू 176 में क्या हुआ प्राचीन का शुरुआत हुआ, 1896 में क्या आधुनिक का हुआ, भारत 1900 पार्टिसिपेट किया, आजादी के बाद कब 1948 में, इतना आपको याद करना है। तो बोलिए क्या हो जाएगा? 1900 हो जाएगा। अब आप ये सब रट्टे वाला है दोस्त। तो 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस शहर में होगा? दो तरह का ओलंपिक खेल होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन, एक होता है शीतकालीन होता है, ठीक है ना? तो यहाँ बेसिकली क्या है कि प्रमुख खेल स्थान का आयोजन स्थल कहाँ है, वहां से आपको क्वेश्चन पूछे रहा है। विभिन्न खेल का, चाहे फुटबॉल की बात करते हैं चाहे इसकी बात करते हैं, तो यहाँ समझिए 2024 में कहाँ हुआ था, 2020 में कहाँ हुआ था? टोक्यो में, हालाँकि थोड़ा बाद में हुआ था टोक्यो में। उसके बाद कहाँ हुआ? फ्रांस के पेरिस में। अब अगला क्या है? अमेरिका में, लॉस एंजेलिस में। ऐसे करके आगे वाला भी आप देख लीजिएगा, है ना? तो ये था हमारा आज का बाबू क्या आपको सेवा, ठीक है ना? कितना-कितना सही हुआ दोस्त? 45 ज़्यादा कितना सही हुआ? 45 प्लस कितना हुआ? मिला लीजिए थोड़ा-सा। ज़्यादा टफ ना लग रहा था? ठीक था ना? कितना-कितना नंबर आया? 32, 35। 35 प्लस वाला हाथ खड़ा कीजिए तो बाबू। 40 प्लस वाला? चलिए ठीक है। 20 से नीचे वाला बाबू? 25 से नीचे? अब कोई खड़ा नहीं करेगा। तो कोई बहादुर नहीं है जी। मान लेते कि नया-नया शुरुआत करेंगे तो नंबर कम ही ना आएगा, है ना? चलिए, सुनिए जिनका जितना भी नंबर आ रहा है अगर पढ़ल है तो 40 के आस-पास नंबर आना चाहिए, 35 प्लस नंबर आना चाहिए। और नहीं पढ़ल है तो भाई कितना जब बोनस से है, नहीं? लेकिन प्रयास करना है कि इसको बढ़िया से पढ़े जाएगा एनवायरनमेंट से क्वेश्चन और इसको हल्का में आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए ठीक है बाबू धन्यवाद। अच्छा रुकिए होमवर्कवा देखबे नहीं किए जी। अच्छा अथी में डला भी जाएगा, जा सकते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं जिसको देखना है।